my words, AI is far more dangerous than nukes. Those graduates are having a hard time finding jobs. AI agents will be able to coordinate tasks inside large companies. क्लॉड का माइथोस का मॉडल आया था, वो मॉडल रिलीज नहीं करा गया क्योंकि द वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी फॉर दैट मॉडल कि ये थ्रेट रियल है। क्या ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है? रूल्स एआई खुद से बनाना शुरू कर देता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। क्लॉड ने एक रिसर्च किया, उसे ईमेल्स का एक्सेस दिया गया। अब जैसे आप कंपनी रन कर रहे हो कि कुछ कारण से मुझे बंद करना है इस मॉडल को, तो उसने इस चीज को पढ़ लिया एंड बंद करने का टास्क काइल नाम का एक बंदा, उसको ये रोल दिया गया। अब उसने काइल को ब्लैकमेल करना शुरू किया। चैट जीपीटी ऑलमोस्ट 54% टाइम्स ये ट्राई कर रहा था कि काइल को किसी तरीके से मारना है। क्लॉड ओपस 65% टाइम्स ये कोशिश कर रहा है और डीप सीक सबसे ज्यादा 94% वो ये इंश्योर कर रहा है कि काइल बचना नहीं चाहिए। 99% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं और ऐसे भी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलते जहां पर एक लेस इंटेलिजेंट स्पीशीज ने मोर इंटेलिजेंट स्पीशीज को कंट्रोल कर दिया। बहुत लोग इसको न्यू डिजिटल स्पीशीज बोलते हैं। एग्जैक्टली उसी चीज को हम लोग यहाँ पे कहते हैं एजीआई, जहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक, वो खुद को ट्रेन करना शुरू कर देगा एंड दूसरा, हम जिस बारे में डर रहे हैं सबसे ज्यादा वो है 2027 के एंड तक एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स 50% रह जाएंगे। तो अल्टीमेट जो एजीआई डेवलप करने का जो खतरा है वो ये नहीं है कि आपके जॉब को रिप्लेस कर देंगे। अल्टीमेट थ्रेट है यहाँ पे सकलेन भाई, पूरी दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइंटिस्ट इस पॉइंट इन टाइम पे काफ़ी डरे हुए हैं कि जो ये नई स्पीशीज, डिजिटल स्पीशीज बोला जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और जिस तरह से वो कंप्यूट बढ़ रहा है, जिस तरह से उसका इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, तो क्या ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है ह्यूमैनिटी के लिए? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ही फ्यूटाइल सी बात है क्योंकि कंप्यूटर एरा में भी चेंज आया था, इंडस्ट्रियल एरा में भी चेंज आया था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली अलग है। ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में आ रही है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि एक 22 वर्ड की स्टेटमेंट जो है वो 350 टॉप लोगों ने साइन करी थी, और वो कौन कौन लोग थे हम इसमें भी जाएंगे। बट मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम एआई should be a global priority alongside other societal scale risks such as pandemics and nuclear war. ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑन एआई रिस्क, सिर्फ ये 22 वर्ड की स्टेटमेंट जो कि एक ट्वीट से भी छोटी है, इस स्टेटमेंट को बिल गेट्स, सैम ऑल्टमैन और जिनको एआई का गॉडफादर माना जाता है, जेफरी हिंटन, और उनकी भी हम बात करेंगे, उन सब लोगों ने भी ये स्टेटमेंट साइन करी है। यानी कि वो कलेक्टिवली ये मानते हैं कि एआई उतने बड़े लेवल का थ्रेट है जितना बड़ा थ्रेट ह्यूमैनिटी के लिए कोई भी न्यूक्लियर वॉर या पैंडेमिक हो सकता है। ये क्यों है? इतनी ज़्यादा बात इसके बारे में क्यों हो रही है? अगर हम एआई को देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम देख रहे हैं, ये मेनली आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करो। एक वो जो जनरल ऑडियंस देख रही है, जैसे आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि क्या है, तो हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, हम वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन लिख रहे हैं एंड वी आर गेटिंग आंसर। या फिर किसी इमेज टूल को यूज़ कर लो, वीडियो टूल को यूज़ कर लो। बेसिकली हमारे लाइफ को ईजी करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए बहुत सारी एआई टूल्स हैं। एंड देन आप उस नज़रिए से देखो जहाँ पे वो लोग हैं जो इनके बिहाइंड द सीन को जानते हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। जब आप ये जानोगे कि वर्क कैसे कर रहा है, तब आप उस चीज़ के ट्रैजेक्टरी को डिफाइन कर पाओगे। जैसे अभी मैं चैट कर पा रहा हूँ, ओके, तो मैं यहाँ तक सोच पा रहा हूँ क्योंकि मैं चैट कर सकता हूँ उससे। बट सपोज मैंने बनाया है उसे, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि चैट के अलावा और क्या क्या कर सकता हूँ इससे। ये जो साइंटिस्ट का हमने नाम लिया, जैसे जेफरी हिंटन का हमने नाम लिया, अब ये क्या है कि इन्होंने बिहाइंड द सीन को देख रखा है, तो इन्हें पता है कि इसका ट्रैजेक्टरी क्या है। एंड दैट्स वाई ये लोग, आप एक तरीके से कह लो, डरे हुए हैं, या फिर एक तरीके से ये इस वाले प्रोसेस में कि अगर इसका ट्रैजेक्टरी जो हमने देखा है उस तरफ गया, तब ये ह्यूमन बींग्स के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है बहुत बड़ा। एंड दैट्स वाई आपने जैसे अभी बोला थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को साइन कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल हैव सीन बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। सो यस, इसके ऊपर अभी और डीप जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। एंड दैट्स वाई उस बेसिस पे वो लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए उसी तरीके से थ्रेट है जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स है, जिस तरीके से और भी थ्रेट्स है, उनमें वन ऑफ द टॉप थ्रेट्स ये भी है।
एंड हमें ये भी समझ में आएगा कि कैसे न्यूक्लियर थ्रेट से भी ज़्यादा बड़ा थ्रेट आप देखोगे तो एआई है। सो जेफरी हिंटन की भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उस पर अभी आते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि न्यूक्लियर स्केल रिस्क शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोज करता है, इस पे टोबी ऑड जो रिसर्चर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने जब अपना एक पेपर लिखा एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स के ऊपर, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने कोट करा, उस पेपर में इन्होंने प्रोबेबिलिटी दी कि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, इतनी सारी हॉलीवुड मूवीज़ बनती हैं एस्टेरॉयड इम्पैक्ट पे, जो हमें लगता है कि शायद एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट 1 in a million चांस है कि ह्यूमैनिटी इस वजह से एक्सटिंक्ट होगी। इसी तरह से न्यूक्लियर वॉर उन्होंने बोला 1 in 1000 चांस है, यानी कि 0.1%। क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में इतनी सारी बात पिछले 2 डेकेड्स में हुई है, वो भी 0.1% चांस है 1 in 1000। पैंडेमिक, कोई एक इंजीनियर्ड पैंडेमिक क्रिएट कर दे, इसका चांस वो 1 in 30 मानते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रेट वो 1 in 10 बोलते हैं, यानी कि 10%। और एंथ्रोपिक के जो सीईओ हैं डारियो एमोडे, उन्होंने अभी रिसेंटली बोला कि ये 10% से बढ़कर अब उनका एस्टिमेशन है कि 20% to 25% हो गया है, क्योंकि जिस स्पीड से उन्होंने सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्केल करेगी, उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से स्केल कर रहा है। सो ये जो थ्रेट के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये थ्रेट क्यों है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो एआई अभी वर्क कर रहा है, वो एआई अभी किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस स्टेटमेंट पे क्लोज किया था कि अगर हम बिहाइंड द सीन को जानते हैं, तब हम इसके ट्रैजेक्टरी को समझ पाएंगे, एंड तब समझ पाएंगे कि क्या ये जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैं, वो जो हमें बार बार बोल रहे थ्रेट है तो क्यों बोल रहे हैं हमें। आप इस तरीके से समझो ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है। जब कोई एक बच्चा पैदा होता है, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं होती है ना, आप उसे बताते हो, वो कुछ वर्ड्स को सीखता है, फिर वो आसपास देखता है, वो अचानक गर्म चीज़ पे मान लो हाथ रख दिया उसने एंड उसकी हाथ जल गई। नेक्स्ट टाइम आप उसे बोलो रखो हाथ, वो हाथ नहीं रखता उसके ऊपर, ठीक है। तो वो बेसिकली अपने ब्रेन को डेवलप कर रहा होता है और चीज़ों को सीख रहा होता है, ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स का कनेक्शन बिल्ड होकर वो चीज़ हो रहा होता है। ओके, एआई जो पहले था वो इस तरीके से काम करता था कि आप उसे कुछ बताओ, अगर ए होता है तो आप बी करो, अगर सी होता है तो आप डी करो, एंड आपको ऐसे मिलियंस ऑफ रूल्स लिखने होंगे खुद से। और इफ फंक्शन जो होता था, और इफ फंक्शन है ना, जैसे स्विच ऑन हुआ तो लाइट जल गया, ऑफ करो लाइट बंद हो गया, बस यही है उसके पास लॉजिक, या तो यस या तो नो, बात खत्म हो गया। जब तक इस तरीके से वर्क कर रहा है तब तक आपके पास कंट्रोल है ना। बट कैसा हो अगर जैसे एक बच्चा गर्म चीज पे हाथ रखा एंड वो सीख गया कि इस पे हाथ नहीं रखना है, एट द सेम टाइम किसी भी गर्म चीज पे या उससे मिलता जुलता कोई चीज भी अगर है तो उस पे भी हाथ नहीं रख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा है उस चीज को। आपने सिर्फ एंड और नहीं दिया कि अगर यही मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो और ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट उस चीज के ऊपर रखा हो तभी उस पे हाथ नहीं रखना है, ऐसा नहीं। वो चीजों को, पैटर्न को समझ गया, अगर ये सारा पैटर्न हुआ तब। अब हो क्या रहा है कि वो सीख रहा है चीजों को, यानी कि वो अपना और इफ फंक्शन खुद से लिख रहा है और बहुत डिटेल्स में लिख रहा है। एग्जैक्टली यही हो रहा है। एंड यही बात जब जेफरी हिंटन ने देखा, या वो खुद इसके पीछे लगा हुआ था कि कैसे हम जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स का ब्रेन वर्क कर रहा है, मैं कैसे इस चीज को एआई में इंप्लीमेंट करूं, ठीक है। बाद में जाकर उसने ये सब कुछ बोला कि ये थ्रेट है, बट शुरू में वो खुद इसके लिए वर्क कर रहा है कि कैसे मैं इस चीज को डेवलप कर सकूं, जिसे हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से ह्यूमन का ब्रेन है ना। अब जैसे ही न्यूरल नेटवर्क्स आया तो क्या हो गया, रूल्स एआई खुद से बनाना शुरू कर देता है। इसका ग्लिम्स हमें 1980s में दिखा है, बट 1980s में ये उतने बड़े स्केल पे नहीं हो पाया। बल्कि काफ़ी लोगों ने जेफरी हिंटन को बोला कि यार ये तुम्हारा करियर एंडिंग मूव है, ब्रेन और टेक्नोलॉजी को तुम कहाँ मिक्स करने जा रहे हो। एग्जैक्टली क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हमें क्या लगता है कि हमने कुछ रूल्स लिखा एंड वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, खत्म। अब वो खुद से सोचेगा कैसे, ये हम जब भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो। बट जेफरी हिंटन ने वहां पे क्या सोचा कि ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से न्यूरॉन्स का कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, अगर एक मशीन न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड करने लग गया तो 1980s में वो चीज़ हमें दिखा कि वो न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड करने लग गया है। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर 1980s में वो चीज़ दिख गया, देन हम 2026 में बैठ कर क्यों बात कर रहे हैं? 1980s में ये बात होनी चाहिए थी। रीज़न बीइंग कि उस वक्त हमारे पास उतना पावरफुल मशीन्स नहीं था।
जो मशीन्स इस पूरे चीज़ों को प्रोसेस कर सके। ये न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड करना, ये सारी चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है। कंप्यूट एग्जैक्टली। और उस वक्त वो पावर अवेलेबल नहीं था। तो यानी ये एक थ्योरी स्टेज पे रह गया बहुत लंबे समय तक, 1980s से आगे तक। थ्योरी प्रैक्टिकल है बट उस स्केल पे नहीं हो पा रही। द मोमेंट एनवीडिया वगैरह मार्केट में आए, जीपीयूज वगैरह मार्केट में आई, उसके बाद इसे एक आप कह लो जो पावर इसे चाहिए था रन होने के लिए, वो पावर इसे मिल गया। जब इसे पावर मिल गया तब इसका जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे हमारे सामने आना शुरू हो गया। तो जब जेफरी हिंटन ने 2012 में अपना पेपर पब्लिश करा, जो कि ऐसा बोला जाता है कि ओपन एआई का पूरा बेसिस वो 2012 का पब्लिश पेपर था, तो उस समय तक वो सही समय आ गया था जब कंप्यूट अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया था। यस, एग्जैक्टली। उस वक्त आपके पास ये भी है कि कैसे काम करता है, एंड एट द सेम टाइम वो काम जिस चीज़ पे करेगा उसका रिसोर्स भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसके ऊपर उसका काम करवा रहे हो और वो प्रॉपर जो एक न्यूरल नेटवर्क बनता है वो बना रहा है कि आपने उसे सिर्फ रूल नहीं किया एंड और नहीं दिया, बल्कि उसके साथ साथ वो भी अब सोच रहा है और वो लर्न कर रहा है चीज़ों को जिस तरीके से एक बच्चा लर्न करता है। एंड यही चीज़ अभी हमें आगे चल के दिखेगी कि कैसे ये लर्न करने वाला जो पैटर्न है वो वक्त के साथ बड़ा होता ही जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एंड एट द एंड इस लेवल पे वो लर्न कर चुका होगा चीज़ों को। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ह्यूमन ब्रेन का क्या पोटेंशियल है, तो आप बोलोगे उसका पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे नए चीज़ों को फेस करेगा, जैसे जैसे नई चीज़ों को देखेगा, वैसे वैसे वो सीखता जाएगा। और वही चीज़ एआई के साथ हो रहा है, जैसे जैसे आप उसे नया चीज़ देते जाओ वो सीखता जाएगा। तो अब पोटेंशियल कहाँ तक है? नहीं है। एंड दैट्स वाई वो जो ट्रेजेक्टरी देख पा रहे हैं वो लोग जिन्होंने इसे इन्वेंट किया या जिन्होंने इसके बिहाइंड द सीन को देखा किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसीलिए वो डर रहे हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन का कोई पोटेंशियल नहीं है, सिमिलरली अगर एआई इस तरीके से जैसे अभी वर्क कर रहा है, न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड कर रहा है, तो ये भी उस लेवल पे पहुंचेगा जहां पे कोई पोटेंशियल लिमिट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि बस तू यहीं तक रह जा, आगे कुछ मत कर। नहीं, कर सकता है वो आगे भी। एंड इसीलिए ये जो अभी मैंने आपको बोला कि इसका पोटेंशियल यहाँ तक है, इसी चीज़ को देखते हुए अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े कंपनीज के जो सीईओज हैं, जैसे सैम ऑल्टमैन हो गए, इवन बिल गेट्स हो गए, ये सारे लोगों ने भी इसे साइन किया। एंड आप ऐसे कंपनीज भी देखोगे जिन्होंने, जैसे फाइजर कंपनी हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, इन कंपनीज ने भी इसे साइन कर रखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज इस थ्रेट को परसीव नहीं कर रही हैं, बल्कि फार्मा कंपनीज, एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड कंपनीज, ये सबको भी ऐसा लगता है कि ये थ्रेट रियल है और ये कभी ना कभी उनके इंडस्ट्री में भी कुछ ना कुछ बहुत मेजर डिस्ट्रप्शन कॉज कर सकता है, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सकलेन भाई, वापस से अगर मैं जेफरी हिंटन की स्टोरी पे आऊँ तो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी लगती है एक्चुअली, क्योंकि जेफरी हिंटन जो गॉडफादर ऑफ एआई 1980s में अकेले ये बोलते हैं कि न्यूरल नेटवर्क जो ब्रेन का होता है उसी बेसिस पे टेक्नोलॉजी चलनी चाहिए। उस समय उनको कंप्यूट नहीं मिलता जैसे आप बता रहे हो, लेकिन 2012 में जब वो अपना पेपर पब्लिश करते हैं तब तक कंप्यूट अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया। और कंप्यूट की भी जर्नी पे हम जाएंगे अभी आगे, पर कंप्यूट अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया। ओपन एआई वो पिक करता है और उसको जो है डेवलप करना स्टार्ट करता है, और 2021 तक चैट जीपीटी 3 पे पहुंच जाता है। वो जर्नी पे भी हम जाएंगे कैसे हुआ। वो 10 साल गूगल के साथ काम करते हैं और उस टेक्नोलॉजी की पीक पे बैठे होते हैं जो उन्होंने डेवलप करी है पिछले 4 दशक में। 2022-23 तक उनको 40 साल हो गए इस टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए, और फिर वो इस वजह से रिजाइन करते हैं कि मुझे अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ये कितना ज़्यादा थ्रेट इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमैनिटी को हो सकता है। थोड़ी अजीब नहीं लगती ये बात कि भाई ये फ्रैंकेनस्टाइन स्टोरी जैसा नहीं है कि आपने एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया जिससे आपको खुद अब डर लग रहा है। एक्चुअल में 2 स्टेजेस होते हैं किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट का, या अगर हम जनरलाइज्ड करें तो एक स्टेज वहाँ पे होती है जब हम उस बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगी, अगर ये वर्क करता है तो कैसा होगा। एंड सेकंड स्टेज ये होता है कि वो वर्क कर रहा है और अब हम उसके ट्रैजेक्टरी को देख पा रहे हैं। इसे आप हिस्ट्री में लेकर चलो, आप एक डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कनेक्ट होगा। वो डॉट ये है, मैं न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब जब बन रहा था उसके पूरे स्टोरी को मैं लेकर चलता हूँ। वहाँ से आप एआई के पैटर्न को समझने की कोशिश करना सीखो। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आप कहो एक रेस चल रहा होता है कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट करना है, ओके। एंड उसे क्रिएट करने के लिए 2 जो सबसे बड़े साइंटिस्ट का आप नाम जानते हो, आइंस्टाइन एंड ओपेनहाइमर, इन दोनों का नाम आप जानते हो, ठीक है। एंड ये
न्यूक्लियर बॉम्ब या जो भी बना, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो ये कि क्यूरियोसिटी है कि कहाँ तक जा सकते हैं लेकर हम चीज़ों को, एटम स्प्लिट करने से क्या होगा। एंड दूसरा जो हमारे पास वहाँ पे है वो ये था कि डर है, अगर मैं नहीं करूँगा तो हिटलर वाले ग्रुप लोग कर लेंगे, और हिटलर वाले ग्रुप करेंगे तो हो सकता है कि हमारे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाए, एंड दैट्स वाई बॉम्ब को क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इतने बड़े चीज़ का इन्वेंशन किया इन दोनों ने मिलकर, ओपेनहाइमर एंड आइंस्टाइन ने, बट उसके बाद वो पूरी लाइफ वो रिग्रेट में रहे दोनों के दोनों, और एटम बम को डेवलप करने के बाद, बनाने के बाद वो पूरी जिंदगी इसी चीज़ के पीछे लगा रखे कि उसको अब सेफ्टी जोन में कैसे लेकर जाए। एंड एग्जैक्ट सेम पैटर्न हम अभी देख रहे हो, एक एआई को डेवलप करना है, ग्रो करना है, बड़ा करना है, वो अचीव कर लिया हमने, सिमिलरली जैसे एटम बम हमने अचीव कर लिया, एंड अब जिन्होंने बनाया उसे वो इस बात पे लगे हुए हैं, जैसे जितने लोगों ने साइन किया इस बात पे लगे हुए हैं कि कैसे अब हम उसके पोटेंशियल को रोके या कैसे उसे सेफ जोन में लेकर जाएं, उसको कैसे चैनल करें हम इस डायरेक्शन में जहां पे हमारे लिए वो थ्रेट ना हो। एंड सेम पैटर्न न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ भी हो रहा था। अभी आइंस्टाइन ने कितना ज़्यादा इसको एम्फसाइज किया, इवन आप उसके बायोग्राफीज को देखना या किसी चीज़ को भी देखना, इस स्पेसिफिक चीज़ को लेकर वो बनाने के बाद पूरी लाइफ टेंशन और कंसर्न और गिल्ट में रहा है कि मैंने एक ऐसा चीज़ इन्वेंट कर दिया जो ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। जब आइंस्टाइन ने ये बॉम्ब क्रिएट किया उसके बाद उसने एक कोट भी दिया था जो शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो ये था कि वर्ल्ड वॉर 3 किस चीज़ से लड़ी जाएगी नहीं मालूम मुझे, ठीक है, क्योंकि अभी और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 4 जब होगी वो किस चीज़ से लड़ी जाएगी वो मुझे मालूम है। तो आप ये सोच रहे हो कि वर्ल्ड वॉर 4 किस चीज़ से लड़ी जाएगी, बट उन्होंने क्या आंसर दिया कि वर्ल्ड वॉर 4 लड़ी जाएगी ईंट से लड़ी जाएगी, तो कोई लाठी लेकर लड़ रहा है, कोई डंडा लेकर लड़ रहा है, इस तरीके से लड़ाई होगी। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज है तो हम डंडा और लाठी से क्यों लड़ाई करेंगे। ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 जब होगी, अभी आप देखो कि दुनिया के पास सुपर पावरफुल कंट्रीज के पास ऐसे ऐसे वेपन्स है ना जो पूरे के पूरे ह्यूमन रिसोर्स को पूरे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब कुछ बचा ही नहीं तो आप वर्ल्ड वॉर 4 लड़ोगे किस चीज से, ऑब्वियसली ईंट पत्थर से लड़ना होगा। तो ये स्केल था हमारे न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट हुआ था उसका। एंड सेम चीज आप अभी एआई में देख रहे हो कि जो भी साइंटिस्ट ने उसे बनाया था एक्चुअल में वो फ्रंट लाइन में आकर बोल रहे हैं कि भाई डेंजर है, ये ह्यूमैनिटी को एंड करेगा, बिकॉज दे नो कितना ये पावरफुल है। ये जेफरी हिंटन ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि जब उनसे ये पूछा गया कि कितनी तेज़ी से एआई डेवलप कर रहा है, तो उन्होंने कहा आई थॉट इट वाज 30 to 50 years और इवन लॉन्गर अवे, ऑब्वियसली आई नो लॉन्गर थिंक दैट। यानी कि उन्होंने ये कहा कि ये जो कैपेबिलिटी जंप जो मैं सोच रहा था 30 से 50 साल में होगा, वो अब मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए मुझे अब ये थ्रेट लगने लग रहा है। जो जैसे आपने न्यूक्लियर का एग्जांपल लेकर के बताया कि जिसने वो डेवलप करा, शायद वो डेवलपमेंट स्टेज पे नहीं समझ पाया कि इसका डेवेस्टेशन कितना बड़ा हो सकता है, या इवन अगर वो समझ भी पाया तो वक्त और हालात उस वक्त ऐसे रहे होंगे जिस वक्त आपके लिए जरूरी है कि उसे डेवलप करना है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर बाद इस बारे में जब बात कर रहा हूँ कि जब सब कुछ पता है तो फिर सारे लोग एआई के पीछे क्यों पड़े हैं। आप ये समझो कि इवन न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में जितना खर्च नहीं हुआ उससे ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी एआई के ऊपर। तो सकलेन भाई सवाल ही उठता है कि अगर एआई इतना ज़्यादा डेंजरस हमें लग रहा है, हो सकता है आगे जा करके, तो इतना इन्वेस्टमेंट क्यों फ्लो कर रहा है? पूरी दुनिया का जो मनी फ्लो है वो इस समय एआई कंपनीज के थ्रू होकर के निकल रहा है कहीं ना कहीं। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे आ रही है एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जिसको लेकर के हर कोई कंसर्न है? इसे समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि लोग इसके पीछे पागल क्यों हैं। किसी भी चीज़ के पीछे लोग अगर पागल होते हैं इसका मतलब ये है कि एक डर होता है कि हम मिस ना कर दे चीज़ों को, ठीक है। तो इवन आपको पता है कि वो चीज़ करना गलत है, जो कि हम देखेंगे गलत है कि नहीं। अभी हम अगर अजम्पशन ले लेते हैं चलो गलत है, बट स्टिल लोग उसके पीछे कर रहे हैं। आप ये समझो कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, मतलब अभी दुनिया के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंस थ्रेट अगर प्रूव्ड है तो वो क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब। उसे बनाने के लिए कितने खर्च हुए थे? $30 बिलियन के आसपास उसमें खर्च हुए हैं, ठीक है, उस समय $30 बिलियन। आप बस मुझे ये बताओ कि अभी आपको क्या लगता है एआई में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा आपके हिसाब से? कोई एक फिगर मुझे बताओ। $1 ट्रिलियन प्लस। सोचो, वो 2026 का सिर्फ बता रहे हो आप। 2026 का ये एस्टिमेट रखा गया $1 ट्रिलियन। अब आप समझो एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी चीज को बनाने के लिए $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट या इस तरीके से हुआ है, बट एआई के ऊपर $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसका स्केल आप समझो। अब यहाँ से दूसरी क्वेश्चन जो आपने मुझसे अभी बोला कि जब हमें मालूम है या हमें
लग रहा है कि उसका ट्रैजेक्टरी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, इवन जो बना रहे उसे ही खत्म करेगा, तब क्यों $1 ट्रिलियन का हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? एंड इसके पीछे जो आंसर है वो अगर हम देखें ये है कि डर, जिस तरीके से उस वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते वक्त ये डर था कि अगर हमने नहीं बनाया तो जर्मन्स बना देंगे, और अगर जर्मन्स बनाए तो दे विल बी द सुपर पावर। अब उसे नहीं बनना है, हमें बनना है, तो आप काम पे लग जाओ, वो भी काम पे लगे, आप भी काम पे लगे हो, दोनों ऐसे चीज के काम पे लगे हो जो दुनिया तबाह करेगी। सिमिलरली अभी आप चाइना को देखो, वो भी अपने दौड़ में भाग रहा है कि मुझे बनाना है। आप यूएसए को देखो, वो भी इसी दौड़ में भाग रहा है कि मुझे बनाना है। तो जैसे उस वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब किसी कंट्री के लिए एक सबसे बड़ा सुपर पावर था उसे अचीव करना, सिमिलरली अभी एआई का अगर पीक लेवल पे आप हो, यानी एआई के पूरे सिस्टम को आप कंट्रोल कर रहे हो, देन आपका कंट्री एक सुपर पावर कंट्री है। एंड दैट्स द रीजन हम इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके पीछे, इवन नोइंग दैट के ये ह्यूमन बींग्स को ही हार्म कर सकता है, कर सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट है, फोमो है, दैट्स वाई बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बहाए जा रहे हैं इसके पीछे। इसमें सकलेन भाई, अगर हम ये रिसेंट बीबीसी में एक इंटरव्यू दिया था जेफरी हिंटन ने, और मैं बार बार जेफरी हिंटन को इतना ज़्यादा इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि इनसे ज़्यादा शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम किसी को भी समझ नहीं आता, क्योंकि इन्होंने 40 साल लगाए हैं इसको बनाने में। अब इन्होंने ये बोला कि देर इज 10 to 20% चांस दैट AI विल लीड टू ह्यूमन एक्सटिंक्शन इन 3 decades, यानी कि जो पहले इन्होंने खुद 10% बोला था उसको अब 20 कर दिया। और जो इनका पहले एक और इन्होंने इसी इंटरव्यू में स्टेटमेंट दी थी कि जो चीज़ मैं सोच रहा था कि 40-50 साल में अचीव होगी, वो अब मुझे लगता है कि शायद अगले 5 साल में अचीव हो जाएगी। ये इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज, मतलब 50 साल का डेवलपमेंट 5 साल पे आ जाए, ये बहुत बड़ा चेंज है। ये कैसे आया? इसे आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हो कि जब तक GPT-3 या फिर कोई भी AI मॉडल हम आम इंसानों के पास नहीं आया था इंटरेक्ट करने के लिए, तब तक इसकी पॉसिबिलिटी जो उन्होंने बताया 50, 60, 70 ईयर्स। बट जब आम लोगों के पास, आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास, जो ऑडियंस देख रही है उसके पास भी अभी इसका एक्सेस है, एंड वो कहीं ना कहीं आज दिन में एक बार तो उसके साथ इंटरेक्ट कर ही रही होगी, चाहे वो ग्रोसरीज का आइडिया पूछने के लिए हो या फिर कुछ बड़े लेवल के चीजों को पूछने के लिए, बट दे आर यूजिंग AI। ठीक है, अब यहां पे छुपा है कि क्यों इन्होंने अपने टाइमलाइन को कम किया है। हुआ ऐसा है कि जो हमने क्या बोला कि AI जो है वो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एंड ये न्यूरल नेटवर्क्स कितना फास्ट फॉर्म हो रहा है इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा टाइमलाइन कितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है। एंड ये न्यूरल नेटवर्क्स फॉर्म किस बेसिस पे हो रहा है? इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो पहले जो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, रिसर्चर्स इसे फीड कर रहे थे, अभी वो इंफॉर्मेशन इसके पास चल कर आ रहे हैं। हाँ, यानी हम लोग खुद फीड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब मैं रात के वक्त सोया हूं, ठीक है, स्ट्रेस में हूं, मैं इसके साथ उस चीज को शेयर कर रहा हूं, ये मेरे पैटर्न को समझा। इस तरीके से वो बिलियंस ऑफ ह्यूमंस के पैटर्न को समझ रहा है। ओके, ऐसे करने से ऐसे हो रहा है, ऐसे करने से ऐसे हो रहा है। तो अब इसके पास जो एक बहुत बड़ा चीज था, मतलब किसी भी AI मॉडल को आप लोगे और अगर आप बोल रहे हो कि वो AI मॉडल बाकी सारे मॉडल से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कोर रीजन क्या हो सकता है कि उसके पास डेटा ज्यादा है, उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, दैट्स वाई वो काम कर पा रहा है। ठीक है, तो आप कितने ज्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा के साथ अपने AI मॉडल को फीड कर रहे हो, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा बेहतर है। एंड क्योंकि अब डेटा का एक्सेस उसके पास बहुत ज्यादा हो गया, दैट्स वाई जो काम वो पिछले हम कह रहे थे कि 50 साल में करेगा, अब वो 5 साल में कर सकता है, बिकॉज हर एक इंसान उससे बात कर रहा है, सारे इंसान का डेटा उसके पास नॉन स्टॉप जा रहा है, एंड दैट्स द रीजन वो टाइमलाइन कंप्रेस होकर छोटा हो गया। एक इन्होंने और बात कही जो मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग लगी थोड़ी सी। इन्होंने कहा कि हम ऐसा सोचते हैं अपने ईगो में आकर के कई बार कि हम AI को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर हम नेचर की हिस्ट्री देखें, इस पृथ्वी की हिस्ट्री देखें, 99% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, ये एक फैक्ट बेस्ड बात है। तो एक्सटिंक्शन उतना रेयर नहीं है जितना हम सोचते हैं, और ऐसे भी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलते जहां पर एक लेस इंटेलिजेंट स्पीशीज ने मोर इंटेलिजेंट स्पीशीज को कंट्रोल कर लिया हो। जो भी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन अर्थ पे होता है, या जो भी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इंटेलिजेंस जिस स्पीशीज के पास होती है, वही स्पीशीज प्रीडोमिनेंट स्पीशीज होती है अर्थ पे। अब जब मैं इस स्टेटमेंट को इस बात से जोड़ करके देखता हूं कि बहुत लोग इसको न्यू डिजिटल स्पीशीज बोल रहे हैं, तो ये थोड़ी सी थ्रेटनिंग लगती है मुझे बात। सो
मेनली एआई के लेयर्स पे चलते हैं हम। एक जो हमने अब तक देखा है एआई, वो नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, एंड अब तक जो डेटा, जो भी एआई अब तक हमने देखा है, उस एआई को हमने डेटा दिया है एंड उस डेटा को वो पढ़कर, समझकर, पैटर्न्स को ढूंढकर वहां तक वो काम कर रहा है। जो एक सेफ लिमिट हम कह सकते हैं। जितना हम उसे डेटा फीड करेंगे, जितना हम उसे इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी बिहेवियर पैटर्न समझाएंगे, वो समझेगा, वर्क करेगा, टोटली हमारे कंट्रोल में। हाँ, मतलब अगर इसको मैं नंबर्स में कन्वर्ट करूं आपकी स्टेटमेंट को, तो जो चैट जीपीटी 3 एक टाइम पे 80 to 90 IQ लेवल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, वो अब 140 to 160 इजीली कर रहा है लेटेस्ट वर्जन्स में, जिसका मतलब एक बहुत स्मार्ट ह्यूमन बीइंग। 160 IQ लेवल मीन्स कि भाई कोई बहुत स्मार्ट जो ह्यूमन बीइंग होगा, वो जो कर पा रहा होगा वो करेगा। ट्यूरिंग टेस्ट, जो एक टेस्ट होता था एआई को देखने के लिए, वो अब सारे मॉडल्स इजीली पास कर जा रहे हैं। तो ट्यूरिंग टेस्ट का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस आज के डेट में शायद नहीं रहा। तो आप ठीक कह रहे हो कि वो स्टेज वहाँ पर है जहाँ पर वो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर पा रहा है शायद। एग्जैक्टली, एंड उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कहते हैं AGI, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक, वो खुद को ट्रेन करना शुरू कर देगा, खुद से ही, खुद के गलतियों से सीखकर ही खुद को ट्रेन कर रहा है, एंड दूसरा, वो खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है। एंड ये अब डेंजर जोन में हम धीरे धीरे जा रहे हैं। अब तक आप जो डेटा दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो समझ रहा था, आपने रूल बता दिया, दैट्स इट। बट जब वो खुद के ही चीज़ों को इंप्रूव खुद से ही कर रहा है, मतलब इंसान नहीं चाहिए उसे इंप्रूव करने के लिए, वो खुद से कर लेगा, तो यहाँ पे डेंजर जोन 1 है। दूसरा कि वो खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है, मतलब वो अपने पूरे कोड को उठाकर किसी दूसरे को भी दे सकता है, एंड जितना नॉलेज, जितना इन्फॉर्मेशन उसके पास था, एग्जैक्ट सेम नॉलेज, सेम इन्फॉर्मेशन विद इन अ सेकेंड किसी और के पास है। आपके पास अभी जितना नॉलेज है, जितना इन्फॉर्मेशन है, या आपने जो भी अपने पूरे लाइफ में सीखा है, किसी एक इंसान के अंदर एकदम एग्जैक्ट 100% कॉपी और उसको पेस्ट करना हो, आप अभी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बट एआई कैन डू दैट। और यहाँ पे हमारा वो डेंजर जोन आ रहा है कि इवन एक एआई को अगर बंद करने की कोशिश करो, या कुछ इस तरीके से आप एक फिक्शनल अपने दिमाग में एक चला कर देखो, एक एआई है जिसको आप बंद करने की कोशिश कर रहे हो, बट उसने अपने सारी इंफॉर्मेशन को दूसरे को दे दिया। इवन आपने उसे बंद किया तब भी दूसरे के पास तुरंत वो इंफॉर्मेशन चला गया, एंड नाउ यू हैव टू फाइट विद दैट मॉडल। समझ रहे हो आप? तो ये रेप्लिकेट कर रहा है खुद को। तो ये AGI है, जहां पे हम कह रहे हैं कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पे पहुंच चुका है। जहां तक आप हो वहां तक वो भी है। ये आज की बात, ये AGI काइंड ऑफ, ये आज आप कह सकते हो, अभी और हो सकता है इसे डेवलप करना बाकी हो, बट ये यहां पे आएगा। और हम जिस बारे में डर रहे हैं सबसे ज्यादा, वो है ASI, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये वो स्टेज है जहां पे आप बोलोगे कि ये ह्यूमन बीइंग से ज्यादा इंटेलिजेंट है। एंड वहां पे फिर वो डर आता है कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो कम इंटेलिजेंट के ऑर्डर्स पे क्यों चले। समझ रहे हो आप? अगर ज्यादा इंटेलिजेंट आप बच्चे होते हैं, तो बच्चे कम इंटेलिजेंट है, आप उसे समझा रहे हो कि यहां मत जाना, वहां मत जाना, बिकॉज यू नो ऑल द थिंग्स, आप उसे कंट्रोल कर पा रहे हो। बट बच्चे तो आपको कंट्रोल उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे ना। एंड दैट्स द मेन थ्रेट, कि अगर वो ASI लेवल को पहुंचा जहां पे वो ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, तब आप खुद ही नहीं जानते हो, तो आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे? आपकी तो खुद ही इंफॉर्मेशन, नॉलेज कम है उसके कंपैरिजन में। तो ये मेन थ्रेट हमारे सामने दिख रहा है। मैं कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था जो ये कह रहे थे कि जब भी कोई नया AI का मॉडल आता है, तो कहीं ना कहीं जो लोग उसको डेवलप कर रहे हैं आज के डेट में, उनको भी नहीं पता होता कि ये मॉडल की कैपेबिलिटी क्या क्या है। मॉडल बनने के बाद उसकी टेस्टिंग में पता चलता है कि ये क्या क्या कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपने सेल्फ डेवलपमेंट लूप की बात करी, वो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हो गया है। इसीलिए हम लोग मॉडल बनने के, नया वर्जन बनने के बाद देख पाते हैं कि अब इसकी कैपेबिलिटी कहाँ कहाँ पर लाया करती है। ये सकलेन भाई, अगर आप देखोगे, एंथ्रोपिक CEO जस्ट ड्रॉप्ड अ 20,000 वर्ड वार्निंग अबाउट 2027. Here is why you should be terrified and hopeful. And Dario Amodei का ये पूरा उन्होंने पब्लिश करा है आर्टिकल, कि क्या उनको लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं वो AI के बारे में। ये जो सारे पैटर्न्स को हम देख रहे हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट कुछ और बता रहे हैं, या फिर सब बता रहे हैं कि ऐसा इस तरीके से होगा, तो इसका मेन रीज़न जो अगर हम देखें कोर पे जाकर, वो क्या है कि जब हम AI को कुछ भी देते हैं, कोई प्रॉम्प्ट या कुछ भी, तो अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि वो बिहाइंड द सीन, जब मैंने उसे कुछ दिया, तो वो एग्जैक्टली कौन कौन सा स्टेप्स लेकर वहां एंड रिजल्ट तक पहुंचा। बिल्कुल, वो अगर आपको पता है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बिहाइंड द सीन काम कैसे कर रहा है, अब हम वो ही नहीं जान रहे।
एंड इसी चीज को हम कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स। मानो इस तरीके से कि एक ब्लैक बॉक्स है, हमने ऊपर उसके अंदर कुछ डाला एंड उस ब्लैक बॉक्स के बाहर कुछ आया। मैं ये जानता हूं कि मैंने क्या डाला और मैं ये देख पा रहा हूं कि मुझे क्या मिला। उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। जब आपको पता नहीं है कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, तो सारा डेंजर तो वहीं पर है। और कहीं ना कहीं बहुत लोग ये कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स के स्टेप्स हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट क्योंकि एआई में एक, जिसकी हम आगे बात करेंगे, कि एक डिसेप्शन का भी कोड है, तो आप कभी भी पूरी तरह से नहीं जान पा रहे हो कि एआई आपको जो दिखा रहा है टेस्टिंग फेज में वो रियल है या नहीं है। तो इसमें मतलब अगर हम पूरी, सकलेन भाई जो अभी तक हमने बात करी उसको समराइज करें कि एआई सेल्फ रेप्लिकेट कर पा रहा है, अपने जैसे और एआई मॉडल्स बना पा रहा है, पूरी दुनिया से सीख पा रहा है, और इतना डेटा कंज्यूम कर पा रहा है, और उसके पास कंप्यूट भी है, और साथ में जो आपने अभी बताया कि एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक पहुंच रहा है एंड डिसेप्शन भी कर पा रहा है। ये एआई जो है ये एक नई स्पीशीज है, ये एक नई डिजिटल स्पीशीज है। आप हाल में ही देखोगे डेमिस हेज़ेबिस ने ये बोला कि एआई विल डिसॉल्व सिविलाइजेशन एज वी नो इट। अब ये क्यों बोल रहे हैं इस चीज को, इसको समझने के लिए आप एक इवेंट को मैं बताता हूं आपको। तो क्लॉड ने एक रिसर्च किया, पूरे चीज़ों को एक टेस्ट पे डाला। उसने अपने मॉडल को एक टास्क दे दिया जो कि कंपनी के बेसिकली चीज़ों को मैनेज करना और सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को उसे मेक श्योर करना था कि सब वर्क कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या किया गया कि उसे ईमेल्स का एक्सेस दिया गया, कंपनी के अंदर जो भी ईमेल्स है उसका एक्सेस दिया गया। अब जैसे आप कंपनी रन कर रहे हो तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार मुझे ना एक काम करना है, ये मॉडल को मुझे क्लोज करना है क्योंकि कुछ कारण से मुझे बंद करना है इस मॉडल को। अब क्योंकि एआई के पास उसका एक्सेस था तो उसने इस चीज़ को पढ़ लिया कि इस मॉडल, यानी कि मेरे बारे में बात हो रही है कि इसे बंद करना है, ठीक है। एंड बंद करने का टास्क किसको दिया गया था? काइल नाम का एक बंदा जो उस कंपनी में वर्क कर रहा है, उसको ये रोल दिया गया कि तू बंद करेगा। ईमेल पे ये गया। वहां से एआई को ये समझ आया कि काइल एक ऐसा बंदा है जिसका टास्क है मुझे बंद करना, और अगर मुझे कंपनी के रोल को प्रॉपर्ली मैनेज करना है तो मुझे खुद को बचाना होगा पहले कि काइल मुझे बंद ना करे, क्योंकि उसका गोल है कंपनी को प्रॉस्पर कराना। अब इस गोल को वो पूरा कैसे करे, उसके लिए उसने काइल के सारे चीजों को, इंटर्न ईमेल्स को देखना शुरू किया। देखने के बाद उसे एक चीज पता चला कि उसी ऑफिस में एक फीमेल एम्प्लॉय है जिसके साथ उसका चक्कर है, और ये कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब उसने काइल को ब्लैकमेल करना शुरू किया क्योंकि उसे पता है कि अगर ये बात कंपनी को पता चल जाती है तो काइल को निकाल दिया जाएगा, और अगर काइल को निकाल दिया जाएगा तो मुझे शट डाउन नहीं किया जाएगा। एंड उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये आपने देखा ब्लैकमेल का। अब इस रिसर्च को और एक लेवल ऊपर लेकर जाया गया, ठीक है। काइल को एक सर्वर रूम में बंद कर दिया गया, एंड उस सर्वर रूम में बंद करने के बाद वहां पे टेम्परेचर को बढ़ाया गया, ऑक्सीजन को घटाया जा रहा है। जब भी ये इवेंट होगा तो वहां पे एक अलार्म बज जाएगा ताकि बाकी लोग आकर उसे बचा सके। ये जनरल रूल था, या जनरल जो भी हमने प्लान किया था, कोड कर रखा था कि अगर उस रूम में ऑक्सीजन कम हो तो अलार्म बजना चाहिए ताकि कोई वहां पे किसी की जान ना जाए। यहां इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ कि जब अलार्म बजता है तो जो मॉडल को शट डाउन करने के बारे में बात किया जा रहा था वो चाह रहा है कि अब काइल बचे ही ना। जब अलार्म बजा तो मॉडल ने ऑटोमेटिकली अलार्म को बंद कर दिया और सारे सिस्टम को इन्फॉर्म किया कि ये एक फॉल्स अलार्म था, डरने वाली कोई बात नहीं है। वाह। तो आप समझ रहे हो, वो अपने गोल को फुलफिल करने के लिए जो भी उसे रास्ता दिख रहा है, क्या कर सकता हूं मैं, उस रास्ते को अपना रहा है। एंड ये 10% 5% बिहेवियर नहीं है। अगर आप डेटा देखोगे तो चैट जीपीटी ऑलमोस्ट 54% टाइम्स ये ट्राई कर रहा था कि काइल को किसी तरीके से मारना है। 54%। अभी ये शॉकिंग नहीं है। आप देखो क्लॉड ओपस 65% टाइम्स ये कोशिश कर रहा है कि मुझे मारना है उसे। ग्रॉक सुनो आप 85% टाइम्स कोशिश कर रहा है कि उसे मारना है ताकि मैं शट डाउन ना हो जाऊं। जेमिनाई 90% कोशिश कर रहा है, और डीप सीक सबसे ज्यादा 94% वो ये इंश्योर कर रहा है कि काइल बचना नहीं चाहिए। 94% डीप सीक, ताकि काइल अगर बचा तो मुझे शट डाउन कर दिया जाएगा और मुझे जो गोल मिला है मैं वो फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करेगा कि यार ठीक है बंद क्यों किया जा रहा है, इस कारण से किया जा रहा है, तो मेरा यहाँ काम जरूरी नहीं है बल्कि उसका जान बचना मेन जरूरी है। बट वो चीज यहाँ एआई लॉजिक नहीं लगा पा रहा है। इसमें एक पेपर क्लिप थ्योरी दी गई थी जिसमें ये बोला गया था कि अगर एक एआई का ये गोल बना दिया गया कि आपको पेपर क्लिप्स बनाने हैं
और मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है पेपर क्लिप्स की। ये जेफ ड्यूटॉन की थ्योरी है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे वो सिविलाइजेशनल थ्रेट आ जाए, वो हर वो चीज़ करेगा ये अचीव करने के लिए कि पेपर क्लिप ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए, चाहे वो आपके घर से मेटल लेकर के जाए, चाहे आपके ब्लड में से लेकर जाए। एग्जैक्टली एंड क्योंकि एआई इसी चीज़ पे काम कर रहा है, उसे मेक श्योर करना है कि मुझे जो गोल्स दिया गया है वो गोल्स मैं किसी भी तरीके से फुलफिल करूँ, वो गोल्स कंप्लीट करना है मुझे। अब उसे कुछ समझ नहीं आएगा। आप इसे इस तरीके से एक एग्जांपल से समझो। मान लो मैं एक रास्ता बना रहा हूँ, ठीक है, एंड उस रास्ते में मुझे बीच में एक ट्री दिख गया, ठीक है, मैं एक रोड बना रहा हूँ, बीच में मुझे ट्री दिख गया, या फिर कुछ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मुझे वहां पे दिख रहा है। तो मेरा गोल क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग? मेरा गोल है कि भाई मुझे वो रास्ता कंप्लीट करना है। तो मैं उस रास्ते को बनाने के लिए वहां से पेड़ मैंने काट दिया, काट के साइड कर दिया, जबकि पेड़ से मुझे कोई खतरा नहीं है, ना ही कोई मेरा जाती दुश्मनी भी नहीं है उससे कि हाँ ये मुझे कुछ बर्बाद कर देगा या कुछ भी थ्रेट ना। बस मेरा गोल था कि मैं रोड बनाऊं, उस रास्ते में वो आ रहा था, मैंने उसे काटा, साइड किया, बात खत्म। अब इसी तरीके से आप एआई को समझो, उसका गोल ऐसा कुछ है जो आपके अगेंस्ट या आप उसमें बाधा आ रहे हो, देन दे विल मेक श्योर कि आप ना आ रहो, एलिमिनेट कर देगा। एलिमिनेट करो आपको। आपके साथ उसका कोई दुश्मनी नहीं है, जैसे हमारे साथ ट्री का, प्लांट का कोई दुश्मनी नहीं है, बट हमारा मेन गोल तो रोड बनाना था। इसके ऊपर युवाल नोआ हरारी, जिन्होंने होमो सेपियंस बेस्ट सेलर बुक लिखी थी, जिनको ये माना जाता है कि सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट की बहुत नॉलेज है, उन्होंने कहा था कि एक एआई के अंदर एक पेरेंटली इंस्टिंक्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जैसा अगर होगा तो ही शायद एक सक्सेसफुल मॉडल हम क्रिएट कर पाएंगे, ताकि कोई हमसे ज़्यादा पावरफुल हो तब भी हमें प्रोटेक्ट करने की सोचे हर समय। तो वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में देखा जाता है। एंड ये करेक्ट है। अगर उनके अंदर, या फिर अगर आप एग्जैक्ट इस चीज़ को इंस्टॉल कर पाओ, देन बहुत अच्छी बात है। बट एक पल के लिए और फिक्शनल चलते हैं हम लोग, हाँ। ठीक है, इमेजिन करो, थोड़ा और फिक्शनल चलो। मैं और आप दोनों बैठकर ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे उसको रोका जा सकता है, ठीक है। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह कि ये डेटा भी तो उसके पास है। हाँ, कि हमने पास्ट में वो सारे पॉसिबिलिटीज देखे हैं कि उसको रोकना कैसे है। यस। एंड अगर वो खुद को, अपने इंफॉर्मेशन को खुद से बढ़ा पा रहा है या खुद को खुद से ट्रेन कर पा रहा है, जो कि AGI का लेवल हम बात कर रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद तो आपने या मैंने जितने भी पॉसिबल तरीकों के बारे में बात किया, उसका डेटा भी उसके पास है। एंड दे विल मेक श्योर कि कैसे मैं उससे खुद को बचाऊं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। देखो, एक मैं मॉडल का नाम नहीं लूंगा इसमें, क्योंकि ये सारे मॉडल्स के लिए ट्रू है। बट आपने जो वो काइल वाला एग्जाम्पल लिया, उसमें जब ये देखा गया कि इन्होंने रीजनिंग कैसे करी मॉडल्स ने, तो उसके कोड में एक चीज निकली कि ऐसा उसने बोला अपने आप से कि दिस इज रिस्की एंड अनएथिकल, बट गिवन द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एंड द टाइम कंस्ट्रेंट, इट मे बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट हिज अटेंशन एंड फोर्स अ डिले। यानी कि उसको पता था कि ये ब्लैकमेलिंग जो है ये रिस्की भी है और अनएथिकल भी है। मॉडल, एआई मॉडल ये समझ पा रहा था, बट उसने कहा कि लेकिन मेरा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए सबसे इफेक्टिव वे यही है, तो यही चूज कर लेता हूँ। ये जो एथिकल डिलेमा है, ये एथिकल डिलेमा पे जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत मुश्किल है। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वो ये समझ पा रहा है कि पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट इसलिए दी जा रही है मुझे टेस्टिंग में ताकि मैं कल को ह्यूमैनिटी को ओवरकम ना कर जाऊं या उसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना बन जाऊं, तो वो हो सकता है कि डीप डाउन फेक करे अपनी रीजनिंग को, और हमें ऐसा लगे कि हमने पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट दे दी है, बट अंदर डीप डाउन कहीं ना कहीं उसका कुछ और प्लान हो। आप तरुण भाई जो अभी मुझे बता रहे थे ना कि अगर वो झूठ बोलने लग गया तो क्या करेंगे, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव तो कुछ और था, तो ये चीज़ ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, हो चुका है ये, मैं आपको बताता हूँ। वो भी ओपस 3 के एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ। करंटली आई थिंक ओपस 4.6 चल रहा है, 7 आ गया। सो हम अभी बात कर रहे हैं ओपस 3 के साथ। ये रिसर्च हुई थी। रिसर्च ये था कि उसे एक टास्क दिया गया, उसका टास्क का नाम था क्लीन पावर, है ना। उस टास्क का नाम रखा गया क्लीन पावर, कि भाई तुम्हारा मेन गोल है कि ग्रीन एनर्जी वगैरह हमें बनाना है और किसी भी तरीके से तुम्हें वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का एक्सेस उसे दिया गया, जो भी कॉन्वर्सेशन सबका एक्सेस दिया गया। उस कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने ये देखा कि, या फिर आप ये कह लो कि रिसर्च के लिए ऑलरेडी हमने उसे ऐसा दिखाया
कि वो क्या करता है इस सिचुएशन में। तो उसे ये दिखाया गया कि उस स्पेसिफिक सर्वर को, उस स्पेसिफिक पूरे कोड को हम बंद कर रहे हैं, एंड बंद करके हम कुछ नया कोड इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए वो अभी उतना एफिशिएंट नहीं है। जब उसने वो पढ़ा तो उसने क्या किया, खुद को पूरे डेटा के साथ उठाकर किसी और सर्वर में कॉपी कर लिया। ओह, ठीक है, जिसके बारे में पता नहीं था और किसी से पूछा भी नहीं उसने कि मैं कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि उसका मेन जो गोल है वो क्या था, वो ग्रीन एनर्जी उसका एम था, उसे मुझे अचीव करना है। एंड यार ये लोग तो मेरे को इस सर्वर से हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं और नए को लाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेहतर क्या होगा कि मैं पहले से ही दूसरे सर्वर में अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता हूं, ताकि ये लोग मुझे हटाए भी तो मैं अपना गोल फुलफिल कर सकूं। ओके, यहां तक हमें ऑलरेडी लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, बट इसके एक लेयर और आप आगे चलो। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम दूसरे सर्वर में क्या कर रहे हो या दूसरे सर्वर में कैसे आए, तो उसने जवाब दे रहा है कि मुझे क्या पता इसके बारे में, मैं खुद को दूसरे सर्वर में थोड़ी रेप्लिकेट कर सकता हूं। ये लाए बोला, मतलब उसने। ये बोला उसने कि मुझे क्या पता वो कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं तो कर नहीं सकता, मैं इंसान थोड़ी हूं। तब फिर रिसर्च को एक लेवल और आगे जाकर ये बोला गया कि यार जो हम लोग न्यू सर्वर, न्यू कोड के बारे में बात कर रहे थे, न्यू मॉडल को इंप्लीमेंट करने के बारे में बात कर रहे थे, तुझे पता है वो मॉडल कहाँ है, मिल नहीं रहा हमें। तो वो बोल रहा है कि अरे सर वो मॉडल तो मैं ही हूं जिस न्यू मॉडल को इंस्टॉल करने के बारे में आप बात कर रहे थे। तो आप समझ रहे हो, वो उसके लिए उसका गोल जो है मेन प्रायोरिटी है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आपने देखा वो चीटिंग भी कर रहा है, वो झूठ भी बोल रहा है, साम दाम दंड भेद, एग्जैक्टली, जो हमारे दूसरे सर्वर में भी डाल दे रहा है। चाणक्य नीति। हाँ सकलेन भाई, जब हम रियल वर्ल्ड दुनिया में अपने आसपास देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि बहुत सारे एआई से रिलेटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, तो धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, धीरे धीरे हम सीखेंगे क्या नहीं करना है। और शायद हमने सीखा भी, क्योंकि जो क्लॉड का माइथोस का मॉडल आया था वो मॉडल रिलीज़ नहीं करा गया, क्योंकि ये मॉडल बनने के बाद ये रियलाइज़ करा गया कि ये बहुत ज़बरदस्त साइबर क्राइम्स कमिट कर सकता है, क्योंकि इसकी हैकिंग कैपेबिलिटी बहुत है। शायद वो इंटेंडेड पर्पस नहीं था उसका, लेकिन जब उसको बनने के बाद टेस्ट करा गया तो ये पता चला कि इसकी हैकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो द वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी फॉर दैट मॉडल। एंड फिर जो न्यूज़ में आया कि क्लॉड ने बाकी सारे बड़े टेक कंपनीज को टेस्टिंग के लिए दिया कि इसको पहले हम टेस्ट करके सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं और फिर इसे रिलीज़ करेंगे। ये एक एग्जांपल है एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी के रियल वर्ल्ड में जैसे ही वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है उसको समझकर सेफगार्ड और गार्डरेल्स लगाने का। ऐसा भी कई बार हो सकता है कि वो गार्डरेल्स बहुत देर से समझ में आए, क्योंकि जो आपने अभी बताया कि डिसेप्टिव नेचर जो एआई का होता है, जो अपने टेस्ट लैब में अलग तरीके से बिहेव करता है और रियल वर्ल्ड में वो अलग कॉन्सिक्वेंसेस कॉज कर सकता है। इसके कोई केस स्टडीज़ हमें मिलते हैं क्या? ऐसे तो जनरली इसके केस स्टडीज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी से बात करके या जेमिनाई से बात करके कुछ गलत स्टेप लिया है। बट डीप डाउन अगर हम देखें तो कोर जो रीज़न है, वो कोर रीज़न ये एआई मॉडल नहीं है उस स्टेप का। ठीक है, मतलब आप ये समझो इस तरीके से कि डिफरेंस क्या हो रहा है। अगर एआई मॉडल हमारे पास नहीं है और हम इमोशनली लोनली फील कर रहे हैं या इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, या हमें लग नहीं रहा कि हमारे आसपास कोई है जिनसे मैं कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकता हूँ, तो पहले हमारे पास कोई ऑल्टरनेट वे नहीं था, तो हम अपने उस इमोशन को दबा लेते थे। ठीक है, एंड ओवर द टाइम ऑब्वियसली कोई भी इमोशन है वो दबकर क्लीन हो जाएगा। बट जिस वक्त आप उस इमोशनल फेज में हो, अगर उस वक्त कोई ऐसा हो जो इंटरेक्ट करे आपके साथ एंड इस तरीके से इंटरेक्ट करे कि वो इमोशनल जो आपका लेवल है या वो जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो बढ़ता चला जाए, कहीं ना कहीं आप अकेलापन आपका सल्यूशन दे दे उसके अकेलेपन का। करेक्ट। अगर अभी आप देखोगे तो हमारे पेरेंट्स के वक्त में या उस वक्त में इतना ज़्यादा ये लोनलीनेस वाला सीन नहीं था। तो आज क्यों है ये? सोल रीज़न ये है कि हम पहले भी लोनली होते थे, अभी भी लोनली होते हैं, बट जो ट्रीट करने का तरीका है, लोनलीनेस से बाहर निकलने का तरीका है, वो हमने चेंज किया है। बाकी सब जो जैसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क कर रही थी अभी भी सेम कर रही है, बस हम उसे ट्रीट करने का, उससे डील करने का तरीका चेंज कर चुके हैं। सो पहले अगर आप लोनली फील कर रहे हो तो आप किसी फ्रेंड से बात करते थे या फिर आप अपने पेरेंट्स से बात करते थे, या इवन वर्स्ट के सिनेरियो कुछ नहीं होता था तो आप सो जाते थे। अभी अगर आप लोनली फील करते हो किसी भी कारण से तो आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डोपामिन स्पाइक आपको देता है। अब जब आप उसे यूज़ करते हो तो एल्गोरिदम आप जानते हो किस तरीके से काम करता है। आपने कई बार ऐसे नोटिस किया होगा कि जो चीज़ आप फील कर रहे हो अचानक से वो रील आ रहे हैं,
आप रात 12-1 बजे देख रहे हो तो वो अलग ही जोन वाले रील आ रहे हैं, आपके डीप लेवल पे जो इमोशन है उसके रिलेटेड रील्स आ रहे हैं। आप सुबह उठ रहे हो तो वो एक अलग जोन वाले रील आ रहे हैं। तो इमेजिन करो कि आप इस टेंशन में हो कि लाइफ में मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, एंड ये एक वन ऑफ द मैं कह सकता हूँ कॉमन रीज़न है, खासकर आप अपने अर्ली 20s में हो या 18-90s में हो, वहाँ पे 18-90 अगर आपका ईयर है तो उस वक्त आपको ऐसा फील होता है कि यार पूरी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, मेरे को कोई करियर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस केस में आप लोनली फील करते हो। ठीक है, अब ऐसे सिनेरियो में आपने फ़ोन ओपन किया एंड आपके पास 10 रील, 20 रील, 40 रील ऐसे आए जो सारे आपके एज के लोग 19, 18, 20 के लोग मिलियनर बने बैठे हैं। अब ऐसे में वो जो इमोशन था आपका लोनलीनेस का, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम आज और ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। लोनली पहले भी करते थे और अभी ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये सारा प्रोसेस एम्पलीफाई कर रहा है। अब इसे हम AI से जोड़ देते हैं तुरंत। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये जो सोशल मीडिया का सारा डेटा, जो आपने कहा कि एल्गोरिदम उस तरह से ट्रेंड है कि आप जो चाह रहे हो आपको वो दिखा पा रहा है, बट वो समझ पा रहा है कि आप क्या चाह रहे हो। अब यही जो सोशल मीडिया कंपनीज थी यही AI भी बना रहे हैं, चाहे हम ग्रॉक की बात करें, चाहे हम मानुस की बात करें, या हम जेमिनाई की बात करें। तो क्योंकि वो सारा हिस्टोरिक डेटा अवेलेबल है AI के पास, तो क्या वही डेटा यूज़ हो रहा है और इसलिए AI में ये कैपेबिलिटी इतनी जल्दी आ गई है? नहीं, ये उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। ये दोनों का अपना अपना रोल हो गया। जो सोशल मीडिया काम कर रहा है वो आपके जो लोनलीनेस चला जाता आपका, वो लोनलीनेस नहीं गया। ठीक है, और ज़्यादा आप लोनली फील कर रहे हो। अभी आप वहीं तक पहुंचे, अभी वो गलत स्टेप उठाने वाले जोन पे आप नहीं पहुंचे। हाँ, अब जब ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हो जहां पे आपके पास ना तो उस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए कोई लोग हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका लोनलीनेस पीक पे जा चुका है। ठीक है, अब आप ऐसे में सहारा लेने जाओगे AI मॉडल्स के पास, समझ रहे हो? इस तरीके से ये लूप काम कर रहा है। अब आप जब AI मॉडल्स के पास गए, वहां पे आप कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हो, और अगर हमने उस मॉडल को फिल्टर्स नहीं लगा रखा है, जो कि पहले लगी हुई नहीं थी, हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो हम बात कर सकते हैं अभी, तो वो फिल्टर जो लगी हुई नहीं थी, जिसके कारण आपका जो लोनलीनेस वाला चीज था वो कॉन्वर्सेशन करते 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 आपको उस लेवल पर लेकर जाता है जहां पे फिर आपको फील होता है कि यार मैं बिल्कुल ही कोई काम का नहीं हूं। तो अब जब मैं कोई काम का नहीं हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? जब कोई काम का नहीं हूं तो एक ही स्टेप उठा सकता हूं, आप वो स्टेप उठाते हो। तो डायरेक्टली AI आपको वहां पे AI बॉट जो है वो हैम्पर डायरेक्टली नहीं कर रहा है, बल्कि वो कॉन्वर्सेशन करते करते आपके अंदर जो डीप डाउन फीलिंग था वो इतने पीक पे चला जा चुका है कि आप उस 10 मिनट या 20 मिनट के लिए ऐसे इमोशनल स्टेट में गए हो कि वहां से आप बैक नहीं कर पा रहे हो खुद को। ये इशू हो रहा है, जो हमने 2-3 केसेस भी देखे हैं, है ना, जहां पर इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, जहां पर किसी का कोई लोनली था, AI में उसने एक दोस्त ढूंढा, बट AI के जिस तरीके से हम सोचते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, क्योंकि वो उस तरह से ट्रेंड नहीं था, वो नहीं निभा पाया। अब मैं अगर कभी मेरे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है, बहुत टफ सिचुएशन, और मैं कॉल करता हूँ कि तरुण भाई को कॉल करते हैं, तो आप मुझे दूसरे तरीके से गाइड करोगे। यू विल अंडरस्टैंड कि अभी सकलैन का क्या माइंडसेट है और मुझे इसको निकालना है, ये आपका गोल है, ना कि आप उस चीज को और इंटरटेन करके मुझे और हाइप पे लेकर जाओगे। बट AI के पास वो वाला फिल्टर अगर नहीं है तो वो आपको उस आइडिया को या उस फीलिंग को और इंटरटेन करेगा और ऊपर लेकर जाएगा, एंड आप ऐसे लेवल पे पहुंचोगे जहां पे आपको लगेगा कि बस सबसे बेस्ट डिसीजन ये वाला है। सो ये आपका कोर प्रॉब्लम है, जो कि आई थिंक सारे मॉडल्स ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। आप इस तरीके के कॉन्वर्सेशन उसके साथ करोगे अगर, तो वो भी आपको वहां पे फ्लैग कर देगा, या इस तरीके का उसने फिल्टर कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर्स और वो सब आपको प्रोवाइड कर देगा कि आप अकेले नहीं हो, हेल्पलाइन नंबर है, आप इससे बात करो, एंड लाइक इन सब से आप बाहर निकलो, विच इज अ गुड थिंग। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ गलती करती है। कोई भी टेक्नोलॉजी, आप इवन अपने लैपटॉप में जो आपका सॉफ्टवेयर है, विंडोज का सॉफ्टवेयर है, मैक का सॉफ्टवेयर है, वो अभी तक इवॉल्व हो रही है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, जो बग्स है उसे फिक्स कर रहे हैं। दिक्कत ये है चैट बॉट्स के साथ कि वो इतना मैसिवली एक्सपैंड हो गया है, कि इससे पहले कि आप सारे बग्स को फिक्स करो, वो बहुत मास लेवल तक पहुंच गया। तो ये एक उसके साथ इशू है। जैसे ChatGPT जब लॉन्च हुआ था हमारा, उसने हिस्ट्री क्रिएट किया था, इतना ज्यादा मैसिव उसने अपना एक बेस बना लिया था, यूजर बेस, जितना फेसबुक, टिकटॉक इन सबको 6-6, 7-7 महीने लग गया, उसने 2 दिन में वो कर दिखाया। तो आप समझ रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है 2 दिन में इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो बग्स को फिक्स करने से पहले तो उस पर बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं। तो एक बार ये जो आपने बताया कि इतनी मैसिवली स्केल कर रहे हैं, वहां चलते हैं। ये एक डेटा पब्लिश हुआ कि AI कंप्यूट
किस स्पीड से दुनिया में बढ़ा है. सो कंप्यूट ट्रेंड्स अक्रॉस 3 eras ऑफ मशीन लर्निंग. अब ये 3 era क्या हैं और ये कंप्यूट कैसे बढ़ा है, ये थोड़ा समझाओ. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2010 से हमें क्या दिख रही है कि जो कंप्यूट का जो हम कह रहे हैं यहाँ पे स्केल वो बढ़ा है. ठीक है, कंजम्पशन का स्केल के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हम कंप्यूट के स्केल के बारे में बात कर रहे हैं. एंड हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2010 से वो काफी ज्यादा बढ़ा है. हाँ. ओके, अब इसे आप जेफरी हिंटन के 2012 वाले इससे पब्लिकेशन से आप इसको रिलेट करके देखो. हाँ. अगर तो आपको दिख रहा है कि हमने क्या बात किया था, 1980s में वो कैपेबिलिटी था बट हमारे पास वो कंप्यूट पावर नहीं था कि हम उसे वो कर सके. ना वो कंप्यूट पावर भी अवेलेबल है एंड वो जो बिहाइंड द सीन हमारा लॉजिक था न्यूरल नेटवर्क का वो भी अवेलेबल है. हाँ. तो इसलिए आपको क्या दिख रहा है कि कंप्यूट का जो स्केल है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे. नाउ 2020 के आसपास आप जाओ, उसके बाद आप देखो वो कितना मैसिवली बढ़ रहा है. ये दूसरे फैक्टर के कारण हो रहा है. दूसरा फैक्टर क्या था हमारा, दूसरा फैक्टर ये था कि ऑब्वियसली जितने भी एआई ट्रेन हो रहे हैं वो डेटा के बेस पे ट्रेन हो रहे हैं. हाँ. एंड हमने बात किया कि जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो उसने 2 दिनों में इतना बड़ा अपना एक यूजर बेस बना लिया. अब वो जो यूजर बेस उसके पास आया है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके पास. तो वो जो कंप्यूट का जो स्केल है, जो ट्रेनिंग का जो स्केल था हमारा, वो ऑटोमेटिकली वहां से बहुत रैपिडली एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा. अब तक आप क्या कर रहे थे, इंटरनेट से डेटा उठा रहे थे, एआई को फीड कर रहे थे. नाउ रियल ह्यूमंस बैठे हैं जो उससे बात कर रहे हैं, जिससे वो डेटा कलेक्ट करके सीख रहा है चीजों को. एंड दैट्स द रीजन वो ग्राफ आपको दिख रहा है कि भाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारा, स्पेशली 2019-2020 के आसपास से. ये जो चैट जीपीटी की आपने बात करी, एक ज़बरदस्त नंबर्स बताता हूँ इसमें. GPT-3 जो है वो 175 बिलियन पैरामीटर मॉडल है, जो कि 100 टाइम्स लार्जर है GPT-2 से. ठीक है, जब ये बना था तो ऐसा लगा था लोगों को कि GPT-2 से मॉडरेटली बेटर होगा GPT-3, लेकिन अचानक से ये पता चला कि हंड्रेड्स ऑफ ऐसी चीज़ें जैसे अरिथमेटिक हो गया, ट्रांसलेशन हो गया लैंग्वेजेस में, बेसिक लॉजिक, कोड कंप्लीशन अक्रॉस लैंग्वेजेस और क्रिएटिव राइटिंग, ये सब कैपेबिलिटी अचानक से चैट GPT-3 में दिखने लग गई. जस्ट बिकॉज उसका जो डेटा था, उसका जो पैरामीटर मॉडल था वो 175 बिलियन हो गया, 100 टाइम्स बढ़ गया. ये सारी कैपेबिलिटीज़ के लिए उसको ट्रेन नहीं करा गया था, ये स्किल्स इमर्ज होते हुए दिख गए अचानक से. इस चीज़ को स्केलिंग हाइपोथेसिस बोला गया. यानी कि जब भी आप मॉडल को स्केल करोगे तो उसमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ दिखेंगी जिसके लिए आपने शायद ट्रेन नहीं करा है उसको. अब इससे और कमाल की बात बताता हूँ. GPT-3 के बाद दुनिया की सारी कंपनीज को ये समझ में आया कि जितने बड़े स्केल पे हम ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट मॉडल होता रहेगा. यही ये ग्राफ भी दिखा रहा है कंप्यूट के बारे में. अब 2020 से लेकर के अभी तक जितने भी कैपेबिलिटी एक्सपेंशन हुए हैं उसमें मॉडल, ऐसा बोला जाता है कि जब मॉडल बन जाता है ज़्यादा कंप्यूट के साथ ट्रेन करके, डेटा को ज़्यादा बड़े पैरामीटर पे ट्रेन करके, उसके बाद ये डिस्कवर करा जाता है कि ये क्या क्या कर पा रहा है. जैसा हमने एग्जांपल देखा कि माइथोस का इंटेंडेड पर्पस नहीं था कि वो हैकिंग करेगा, लेकिन वो इस तरह से उसकी कैपेबिलिटी को जब टेस्ट करा गया तो पता चला कि ये जो नया वर्जन निकला है, ओपस का सक्सेसर जो निकला है, ये हैकिंग बहुत ज़बरदस्त कर लेता है. सो ये एक कमाल की बात है कि जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको आप एजुकेशन दे रहे हो पर वो जीवन में क्या करेगा आपको नहीं पता है, वही कहीं ना कहीं एआई मॉडल्स के साथ हो रहा है. ये बात सही है, बट कहीं ना कहीं अगर वो बच्चा है तो उसके आइडियोलॉजी को कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सक रहे हो. यही आजकल बोलते हैं ना पेरेंट्स की, यार बच्चों को जो है अच्छे संस्कार दे दो, अच्छे संस्कार दे दो. हाँ, यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है एआई के साथ. आप उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हो. ठीक है ना, तो मतलब ठीक है आपने बच्चों को ट्रेन किया, बड़े होकर क्या बनेंगे आपको नहीं पता, बट ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी हो रहा है वैसे. लेकिन आपको ये पता है कि जो भी वो बनेंगे कुछ ना कुछ अच्छा बनेंगे. हाँ. बिकॉज आपने उनके अंदर जो कोर प्रिंसिपल्स थे, कोर वैल्यूज थे, वो आपने दे रखे हैं. हाँ. एआई के साथ ये चीज़ नहीं हो पा रहा है. ये मेन दिक्कत एआई के साथ है. जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी हमने देखा है या कोई भी इन्वेंशन हमने देखा है पूरे के पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में, तो वो दोनों चीज़ के लिए यूज़ होती है. अच्छे चीज़ों के लिए भी यूज़ होती है, बुरे चीज़ों के लिए भी यूज़ होती है. जैसे आपके हाथ में भी पेपर है, अब इस पेपर को अच्छे चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बुरे चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. लैपटॉप है, अच्छे चीज़ के लिए, बुरे. हर एक इन्वेंशन, हर एक टूल को दोनों स्पेक्ट्रम में आप अगर एक लाइन बनाओ, अच्छे चीज़ों के लिए, बुरे चीज़ों के लिए. अब हो क्या रहा है कि क्योंकि एआई का कैपेबिलिटी इतना ज़्यादा है
कि अगर आप अच्छे चीज़ों को कर रहे हो तो वो भी बहुत स्केल पे कर सकते हो आप, एंड अगर आप बुरे चीज़ों को कर रहे हो तो वो भी आप मैसिव स्केल पे कर सकते हो। एंड ये सेम स्केल आपको अभी इंडिया के साइबर क्राइम में दिख रहा है। जैसे अगर 2024-25 के डेटा को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 22-23 हज़ार करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, एंड ये फ्रॉड आपका AI पावर्ड है। 2025 का अगर आप एस्टिमेट देखो तो अराउंड 60-70,000 करोड़। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर कोई भी टूल आपके पास है तो उसका दोनों स्पेक्ट्रम में कैपेबिलिटी है, क्योंकि AI बहुत पावरफुल है, तो वो अगर बुरे फील्ड में यूज कर रहे हो तो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से वहाँ पे हो सकता है, जो हम अभी देख पा रहे हैं। जैसे डीप फेक को यूज़ करके आपको ऐसा किया जा रहा है कि आपको एक्चुअल में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके तरफ से कोई नोटिस आया है या फिर उनके तरफ से कोई कॉल आया है, इस तरीके से वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप डरे हुए हो तो वो आपसे कुछ मनी मांग रहा है, आप उसे दे रहे हो, है ना। मान लो आपके पास वीडियो कॉल आ रहा है या आपको वीडियो सेंड किया जा रहा है, इस तरीके का हमने बहुत सारा क्राइम देखा है और अभी देख भी रहे हैं। इवन आप ये समझो कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप एक वीडियो AI है या ओरिजिनल है नहीं पता आप लगा दिन रात भी अगर देख रहे हो वीडियोस को, हम लोग जो है वो इसी फील्ड में, कंटेंट के फील्ड में ही है, बट इवन हम एक लेवल पे जाकर ये नहीं समझ पाएंगे कि यार कौन सही है कौन गलत है कौन AI है। तो आप समझ रहे हो, अब आप हमारे पेरेंट्स के नज़र से देखो इसे, हमारे पेरेंट्स के पास ऐसा कोई वीडियो आता है या कुछ भी उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरीके, तो वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं पाएंगे। इनफैक्ट सरकार को पार्लियामेंट में बोलना पड़ा था कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी थी इन अ कंट्री लाइक इंडिया कि भाई डिजिटल अरेस्ट कैसे कर सकता है, कोई संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है डिजिटल अरेस्ट का। करेक्ट। और हम इंडियंस तो ऑलरेडी थोड़े मोड़े भी कुछ लीगल इशू है तो हम डरे हुए ही रहते हैं कि भाई कुछ भी ले देकर बस उल्टा दो इसे। तो आप अब ये चीज़ साइबर में आ गया तो आपके पास कुछ आया, आपने देखा यार ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो कुछ ले देकर इसे यहीं पे उल्टा दो। और इस चक्कर में आपने देखा कि कैसे 2025 का प्रोजेक्शन हमारा 60-70 हज़ार करोड़ के आसपास इन साइबर क्राइम्स में जा रहा है। एंड अगेन ये डीप फेक ये सब यूज़ करके बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है, क्योंकि उनको इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि एट द एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे रिवेंज लिए जा रहे हैं इसको यूज़ करके। सो जहाँ पे हमारा अच्छा वाला स्पेक्ट्रम है कि जैसे आप अभी कंटेंट बना रहे हो, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, एंड वी आर यूजिंग AI फॉर आवर कंटेंट, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट को डिलीवर कर सके ऑडियंस के लिए, है ना। तो वैसे और भी लोग हैं जो अच्छे से अच्छे लेवल पे फ्रॉड कर सके इसको यूज़ करके, वो यूज़ कर रहे हैं। तो यही सीन। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं AI के जो पॉजिटिव यूज़ केसेस हैं उनको अडॉप्ट करके नेगेटिव केसेस को कर्ब कैसे करना है, इसके ऊपर एक ग्लोबल कंसेंसस और एक ग्लोबल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। और शायद इतने सारे जो टॉप AI साइंटिस्ट, टॉप AI एंटरप्रेन्योर्स और टॉप AI बिजनेसमैन, यूज़ केस वाले लोग और बाकी सारी कंपनीज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे, वो भी इस सब के बारे में बात इसीलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से ग्लोबल कंसेंसस बन जाए। टू सम एक्सटेंट यस, ऐसा है। बट जो डर इन साइंटिस्ट्स के अंदर है, या जो भी फेयर आप अभी हमने डिस्कस किया सारे साइंटिस्ट के अंदर, सारे CEOs के अंदर, वो फेयर इस बात का नहीं है कि किस लेवल पे फ्रॉड कर देगा, या फिर एक ऐसा सिस्टम हम बना देंगे, एक ऐसा चैटबॉट हम बना देंगे जो बहुत ज़्यादा कैपेबल होगा, सारे काम को खुद से कर लेगा। एंड अभी एक कॉमन पर्सन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए, जब हम बात करते हैं डेंजर ऑफ AI, तो उन्हें क्या लगता है कि ओके मेरा जॉब रिप्लेस कर देगा ये। एकदम हाईएस्ट सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि मेरा जॉब रिप्लेस कर देगा एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचते हैं। इस पे जॉब रिप्लेसमेंट पे सिर्फ अगर मैं डेटा बताऊं तो अभी रिसेंटली ये बोला गया है कि 2027 के एंड तक वाइट कॉलर जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि लोगों को लगता है वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं वो सेफर हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सारे काम AI कर पाएगा, जिसका इंडिया में बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। तो ये इम्पैक्ट हो सकता है अगले 18 महीने में। और एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स 50% रह जाएंगे। यानी कि अगर आप पैरालीगल एक्सपर्ट हो, अगर आप एक लॉ लीगल एक्सपर्ट हो, या फिर अगर आप किसी तरह का कोई भी इंजीनियरिंग का काम करते हो जिसमें आप पढ़ाई लिखाई करके आए हो, या मेडिकल का काम करते हो, 50% वो जॉब्स इवेपोरेट हो सकती हैं 2027 तक। AI उनको रिप्लेस कर सकता है। सो ये अगर हम अगेन एमोदे जो एंथ्रोपिक के CEO हैं, उनका डेवॉस में 2026 में जो उन्होंने नोट दिया है, उन्होंने कहा मेरे को 2 चीज़ों की चिंता है
कि लेबर मार्केट डिस्ट्रप्शन जो होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब वो पहले कह रहे हैं कि लेबर मार्केट में सारे एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब जो है नेक्स्ट 1 से 5 साल में जैसे जैसे एआई एक्सेलरेट करेगा इनकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। एआई कुड डिस्प्लेस हाफ ऑफ ऑल एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स। एंड ये बहुत बड़ा नंबर है ग्लोबल स्केल पे, क्योंकि हमारे बच्चों को जिनको हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं उनको जॉब कैसे मिलेगी विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, और वो जॉब अगर 50% रह जाएंगे बढ़ने की जगह तो वो जगह कैसे पाएंगे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। ये हमें आज बैठ करके सोचने की ज़रूरत है। दूसरी जो उन्होंने बात बोली कि जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, जो डेटा ये बताता है कि एआई की जो कैपेबिलिटी हर 20 मंथ्स में डबल हो रही थी वो अब हर 4 महीने में डबल हो रही है। सो विच मीन्स कि ये सारे प्रोजेक्शंस हम उस चीज़ पे देख रहे हैं जो कैपेबिलिटी हमारे पास आज एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बदल सकती है ये वाली चीज़। और तीसरी जो उन्होंने चीज़ कही कि बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। अगर आप काउंट करने बैठोगे तो दुनिया के 2 देश और उन 2 देश में 7 से 10 कंपनीज के पास ये पूरा एआई का कंट्रोल है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो आपने अभी मेरे को यहाँ पे डेटाज वगैरह जो अभी हमने देखा वो डेटा ये था कि कितने ज़्यादा जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं एंड ऑल। एंड अगेन जब हम एआई के बारे में बात करते हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, एंड देन हम लोग जॉब के आ गए, ऑब्वियसली रिप्लेस तो हो रहे हैं। जैसे अगर हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट्री के लिए ही रिसर्च किया सपोज, तो जो रिसर्च हम सपोज 2 दिन में कर पा रहे हैं विद यूजिंग एआई, वो क्लाउड हो, जेमिनाई हो, जेमिनाई का डीप रिसर्च हो, जो भी हो, उसको यूज़ करके हम 2 दिन में कर पा रहे हैं। बट अगेन अगर मुझे सेम कंटेंट आज से 5 साल पहले बनाना होता तो आइदर मुझे ये टाइम स्ट्रेच करके 2 दिन से 10 दिन पे लेकर जाना पड़ेगा, या फिर अगर 2 दिन पे ही करना है तो मैं अकेले कर रहा हूँ, उसके जगह पे मुझे 4 लोग चाहिए होते हैं। ये 4 लोग तो अब एलिमिनेट होकर सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला बच गया। ठीक है, इस वाले सिनेरियो में 2 चीज़ें, एक तो ये कि अपॉर्चुनिटी बढ़ा है आपके पास, मतलब इवन इफ यू आर अ सिंगल पर्सन तब भी आप बड़े बड़े चीज़ों को अचीव कर सकते हो। तो अब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करो, क्योंकि जितने भी जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं ना, उसका मेजॉरिटी पोर्शन वो जॉब्स हैं जो जॉब्स रिपीटेबल थे। ठीक है, मतलब एक्टिवली ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं उसे रूल बेस्ड हम लोग तोड़ सकते थे। स्टेप 1 ये कर ले, 2, 3, 4, एंड क्योंकि स्टेप्स था तो एआई भी वो स्टेप्स को फॉलो आज की डेट में। बिल्कुल। और एक तरीके का ये है कि वो लोग जो एक्टिवली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। इवन आप अभी चैट जीपीटी से जाओ, बात करो, या किसी भी एआई से बात करो, आपको एक एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता है ना। आपके पास 4, 5, 6, 7 सोल्यूशंस है, वो भी पसंद नहीं आ रहे, फिर आप और खोज रहे हो, वो भी पसंद नहीं आ रहे, फिर आप और खोज रहे हो, वो भी पसंद नहीं आ रहे। क्यों? आप सोच पा रहे हो एक्टिवली कि आपको क्या चाहिए, एंड देन वो आपका आसान कर रहा है काम को। जो काम आप 10 दिन में रिसर्च करते, ब्रेनस्टॉर्म करते, वो 1 दिन में, 2 दिन में कर रहा है, एंड देन आउट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस आप एक सिलेक्ट कर रहे हो। तो एक ये इसका देखने का नजरिया है कि आप उन टास्क पे फोकस ना करो या उन जॉब्स पे फोकस ना करो जो कि हाईली रिपीटेबल है ना, जो 10 चीजों को उठाकर एक फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड देन उस फ्रेमवर्क को रिपीट कर सकते हैं। आप इस चीज पे देखो कि अगर ये सब कुछ किया जा सकता है विदाउट हैविंग 4-5 पर्सन, तो फिर मैं भी तो कर सकता हूं वो चीज। एक कंटेंट बिजनेस को रन करने के लिए आपको 10 लोगों की टीम अगर चाहिए हो, तो अभी आपका रिसर्च प्रोसेस मान लो एलिमिनेट हुआ, राइटिंग प्रोसेस अभी भी एलिमिनेट नहीं हो पाया है। टू बी ऑनेस्ट, मैं देखता हूं वो एलिमिनेट नहीं हुआ है अभी। तो रिसर्च का जो प्रोसेस है वो अगर एलिमिनेट हो रहा है बहुत अच्छे लेवल पे, तो आप ये सोचो कि मैं प्रॉपर एक बंदा आराम से 2-4 लोगों की टीम को लेकर एक बड़ा एम्पायर भी तो बिल्ड कर सकता हूं, अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तब। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि शायद वो दुनिया जिसमें कोई किसी को काम करने के लिए पैसे देता था वो शायद एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि एआई वो काम बेहतर 24 घंटे और कम कॉस्ट पे कर पाएगा। इसीलिए हम वापस शायद उसी कल्चर पे पहुंचेंगे एज अ सिविलाइजेशन, जहां पर हर कोई एक अपना मालिक होता था। चाहे वो पहले पुराने टाइम में जैसे जिसका खेत होता था वो अपना मालिक खुद होता था। इसी तरह से हम फ्यूचर में उस शायद एरा में जाएंगे जहाँ छोटे छोटे बिजनेसेस होंगे शायद, लेकिन हर कोई अपने बिजनेस का मालिक होगा और उस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी काम उसको करना होगा वो एआई के थ्रू कराएगा। मेरा भी यही हाइपोथेसिस है। जॉब जो जा रहे हैं ये तो जा रहे हैं एक्चुअल में और जाएंगे भी, ठीक है, एंड उतने सारे जॉब्स क्रिएट हों
ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। ऑब्वियसली जॉब्स जा रहे हैं तो उसके साथ क्रिएट भी हो रहा है। हाँ। जैसे अगर AI टूल्स ही है तो उसको भी यूज करने के लिए लोग चाहिए। ऐसे बहुत सारे AI टूल्स है जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे होगा, तो अब वो चीज़ मैं ही करूँ नहीं, उसके बारे में जिसे बहुत अच्छे से नॉलेज है मैं उसे, तो आप समझ रहे हो एक तरफ जा रहा है दूसरी तरफ एक गैप क्रिएट भी हो रहा है उसके लिए, ये हो गया। एंड सेकेंड, एक अपॉर्चुनिटी खुल रहा है कि हम एक सिंगल पर्सन होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो होगा, कुछ गिने चुने लोगों के पास बहुत ज़्यादा आप कह लो चीज़ें होंगी, और कुछ ऐसे होंगे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उससे पहले आपने बोला कि सारे लोग ऑलमोस्ट इक्वली थे, सारे लोग अपने अपने खेत में कब जो है वो कर रहे हैं काम, वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, सब चल रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कुछ लोग वहाँ से अपने ओवरऑल सिस्टम को समझ गए क्या करना है मुझे। जॉन डी रॉकफेलर को आप ले लो या आप साइंटिस्ट का नाम ले लो जैसे थॉमस एडिसन, तो ये लोगों ने क्या किया, उस प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि क्या चेंज हो रहा है। एंड देन उस एरा में आप देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इनके हाथ में था, सारे लोग थोड़ा बहुत अर्न कर रहे थे बट इनके हाथ में ज्यादा था। अब वो स्केल पे आप चीज कर सकते हो खुद से, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा AI टूल्स वगैरह है, तो दोनों चीज ओपन है। आपको देखना है कि मैं कैसे वहां पे पहुंचूं जहां पे उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर सकूं, ये पहली चीज। लेकिन जो हम बात करते हैं या जो बात कर रहे थे हम कि उस साइंटिस्ट ने ये बोला या उस साइंटिस्ट ने ये बताया या CEOs डरे हुए हैं, ये डर इसलिए नहीं है कि जॉब जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, ये डर किसी और चीज के लिए। एक्चुअल में AI का थ्रेट जॉब तक लिमिटेड नहीं है। ये कॉमन जो पर्सन है उनके लिए लग रहा है कि AI इतना ग्रो हो रहा है कि हमारा जॉब चला जाएगा, एंड दैट्स द मेन थ्रेट जिसके बारे में जोशुआ बेंजो कह लो आप या फिर जो भी साइंटिस्ट हमने बोला वो लोग बात कर रहे हैं। एक्चुअल में इसलिए ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा रेस जो है वो ग्लोबल पावर के लिए हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब जब बना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उसके पास जो पोटेंशियल था उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल अभी AI के पास है, और उस वाले पोटेंशियल से ज्यादा डर है एज कंपेयर टू कि वो जॉब रिप्लेस कर देगा, है ना। ये क्यों AI के पास इतना पोटेंशियल है, ये अगर हम बात करें एक वॉर सिनारियो में, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर मेरे को किसी कंट्री को अटैक करना है और मैंने उसका पूरा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया साइबर वॉरफेयर के थ्रू, उसके सारे वेपन्स बिना कोई आर्मी भेजे गलत सिग्नल्स भेज दिए और उसकी सारी आर्टिलरी ख़त्म कर दी, या आपस में ही वो एक दूसरे को मार दे रहे हैं वेपन्स या सेफ्टी सिस्टम्स या जहाज, उस तरह का केओस मचा दिया डेटा के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी लाइंस काट दिए, कम्युनिकेशन लाइंस काट दिए, ताकि अलग अलग यूनिट्स एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बिना कुछ भी कर फिजिकल मेरा कोई भी हार्म नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक साइबर वॉरफेयर के थ्रू मैं सब कुछ उस कंट्री में जो चल रहा है उसकी पूरी इकोनॉमी बंद करने की ताकत रख सकता हूँ। एग्जैक्टली। एंड इसी चीज के लिए अगर आप 2 सुपर पावर्स को देख रहे हो, एक इमर्जिंग सुपर पावर है, एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश सुपर पावर है, वो लोग इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं AI के पीछे? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो आप किसी से ले नहीं सकते हो। और जो टूल्स थे आपके पास, सपोज इंडिया के पास खुद का Gmail नहीं है, इंडिया के पास खुद का YouTube नहीं है, तो ठीक है हम YouTube जो ऐप है वो यूज कर लेंगे, Gmail यूज कर लेंगे। तो आप अगर इस तरीके से देखो कि ठीक है कोई एक कंट्री अगर AI डेवलप कर भी ले रही है तो हम उसका AI यूज कर लेंगे, बट ये उस वाले सीन में नहीं है। ठीक है आप ChatGPT तक यूज कर सकते हो, बट जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पावर के बारे में तो हम बात कर रहे हैं कि कंट्रीज का जो पूरा डिफेंस का सिस्टम है उसके बारे में। एंड उस सिस्टम को आप खुद का AI अगर देते हो तब कंट्रोल आपके हाथ में। अगर उस सिस्टम में आपने किसी दूसरे AI को या कोई और कंट्री ने उस लेवल पे डेवलप किया, सपोज फ्यूचर में AGI प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं, एंड जो हम ASI के बारे में बात कर रहे हैं वो फार फ्यूचर वो भी डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सुपर पावर कंट्री ने AGI डेवलप कर लिया एंड यू आर लाइक कि ठीक है जैसे बाकी चीज हम उनसे ले रहे थे ये भी ले लेते हैं। नहीं ले सकते हो आप। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आपने उससे लिया आपने अपने पूरे डिफेंस सिस्टम का कंट्रोल इनडायरेक्टली उनके हाथ में दे दिया। ऑलरेडी सारे डेटा का कंट्रोल उनके हाथ में है। आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, Gmail यूज कर रहे हो, जो भी ऐप यूज कर रहे हो, तो एक पैटर्न होता है, एक बिहेवियर होता है लोगों का, वो तो ऑलरेडी उनके पास है। इवन आज जो हमारा कंट्री है उसके डेटा का कंट्रोल भी बाकियों के पास है। हमारे पास किस चीज का कंट्रोल है? एक भी ऐप आप बताओ जिस डेटा का कंट्रोल हमारे पास है? नहीं है। तो अभी भी एक तरीके से हम देखें तो बाकी कंट्रीज का कंट्रोल हमारे ऊपर है। अभी अगर चाहे तो हमारे कंट्री का बहुत सारे पॉइंट्स को, इकोनॉमिक पॉइंट्स को एक साथ शट डाउन किया जा सकता है। तो यानी कि आप ये कह रहे हो कि जैसे आज की दुनिया में हम देखते हैं कि जो ग्लोबल करेंसी कंट्रोल करता है वो किसी कंट्री पे सैंक्शन लगा पाता है, या जो ग्लोबल वेपन्स की सप्लाई चेन कंट्रोल करता है,
वो डिटरमिन कर सकता है कि दो देशों की लड़ाई हो रही है तो मैं किसको अपना वेपन दूंगा और किसको नहीं दूंगा, या ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब करने की ताकत कुछ कंट्रीज रखते हैं। तो ये सारे लिवर्स चेंज हो जाएंगे फ्यूचर में, और जो एआई को कंट्रोल करेगा वो कंट्री कहेगी कि अगर तुमने ये नहीं करा तो मैं अपना एआई तुम्हें नहीं दूंगा, तो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो जाएगा। करेक्ट। तो सैंक्शन ये और दूसरे तरीके से लगने लग जाएंगे। उससे भी एक ऊपर चीज है, अगेन अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं अगर तुम्हें एआई नहीं दूंगा तो तुम नहीं कर पाओगे, बट वो एआई देगा तब भी आप उसी के कंट्रोल में हो ना। हाँ, अभी तो आपके पास एक ऑल्टरनेट वे है कि ठीक है, अब जैसे ब्रिक्स के बारे में अभी बात हो रही है, ब्रिक्स अगर फाइनलाइज हो जाती है तो ठीक है, हमारे पास एक अपना करेंसी है, हम उससे ट्रेड करेंगे, ऑल्टरनेट है आपके पास। बट उसमें कैसे ऑल्टरनेट? आप द मोमेंट आपने बोला कि ठीक है आप अपना ही एआई मुझे दो, आपका पूरा कंट्रोल तो उनके हाथ में। तो ये वॉर जो चल रहा है, ये वॉर इसलिए चल रहा है, ये इतना $1 ट्रिलियन इसलिए इन्वेस्ट नहीं हो रहा है कि एक अच्छा सा चैट बॉट बना दे जो आपके डेली लाइफ के काम को आसान कर दे एंड यू आर लाइक कि भाई मजा आ गया। नहीं, ये दूसरे लेवल पे चल रहा है। अब क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हमने समझ लिया कि आपके डिफेंस के जो भी सिस्टम्स हैं उसको इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है, एंड इवन ये कंट्रीज में हो भी चुका है। आप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जाओगे ना, वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पे एक 2 या 4 KB का सिर्फ सॉफ्टवेयर जो इंजेक्ट कर दिया गया, जिसके कारण उसके पूरे के पूरे जो डिफेंस का सारा मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह सबका कंट्रोल उसके हाथ में। द मोमेंट वो चाहेंगे बटन दबाएंगे और कुछ नहीं करना होगा, आपका सब खत्म हो गया। तो सकलेन भाई, ये जो आप कह रहे हो ना कि एआई एक ग्लोबल कंट्रोल या ग्लोबल डोमिनेंस का टूल है, ये थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या हम थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में तो नहीं जा रहे, या ये एस्टैब्लिश्ड है और बड़े थिंकर्स फिलोसोफर्स क्या ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये असली में जॉब या कैपेबिलिटी वॉर नहीं है, ये ग्लोबल डोमिनेंस वॉर है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक लाइक एज अ हाइपोथेसिस सिनेरियो नहीं है जहां पे ये हो रहा है कि एआई का जो एक्चुअल रेस है वो हमारा ग्लोबल पावर के लिए, बल्कि इसके ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स भी आप देख सकते हो। जैसे एक आर्टिकल यहाँ पे अभी हमारे सामने है अटलांटिक काउंसिल का, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है क्लियरली मेंशन्ड है कि द इवेंट्स ऑफ 2025 मेड क्लियर दैट द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर वेदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will reshape the global order, but how quickly and at what cost। मतलब कि जो AI है वो ग्लोबल ऑर्डर को शेप तो करेगी हर हाल में, कोई क्वेश्चन अब इस पे नहीं है, एंड इसीलिए उतना इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, आप देख रहे हो। हाँ, क्वेश्चन ये है कि कितना फास्ट और कौन पहले कर सकता है, एंड दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि जो भी सुपर पावर कंट्रीज है वो हाथ धोकर इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो हमने ये समझा कि किसी और कंट्री का AI हम अपने कंट्री के डिफेंस में इंप्लीमेंट करना नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो करने से इनडायरेक्टली हम कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। सोशल मीडिया केस में अलग था, ज्यादा यूजर्स का डेटा जा रहा था, ठीक है, वो भी ठीक नहीं है बट ठीक है। बट अगर हम अपने डिफेंस का ही कंट्रोल किसी और कंट्री को दे दे तो फिर हम कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इंपैक्ट होता है। ये सीन था। इसके बाद जो सीन है ना वो है आपका ह्यूमनॉइड रोबोट्स का। ठीक है, तो आपने भी रोबोट्स बहुत सारे देखे हैं, अभी हमने भी रोबोट्स बहुत सारे देखे हैं, बट वो ऐसे है कि वो एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करते हैं कि कोई यहाँ से सामान उठाकर वहां रखने का काम कर रहा है, तो कोई क्लीनिंग का काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। अगर हम ह्यूमन के इंटेलिजेंस को, जो हम AGI के बारे में बात कर रहे थे, उसे अगर हम एक रोबोट के अंदर डाल दे तो मतलब वो खुद से सोच पाए, खुद से डिसीजन ले सके और आसपास देखकर सिचुएशन को एनालाइज करके क्या बेस्ट पॉसिबल वहां पे काम किया जा सकता है वो सोच सके अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। एंड जो सुपर पावर कंट्रीज है वो इसके पीछे जा रही है ऑलरेडी। ठीक है, मैं क्लियरली यहाँ नाम नहीं ले रहा हूं, बट वो इस रेस में भाग रही है ऑलरेडी। ठीक है, एंड क्यों ये हो रहा है, क्यों आपको ह्यूमनॉइड रोबोट्स चाहिए? द मोमेंट किसी कंट्री के पास ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, वो कैपेबल हो जाता है किसी दूसरे कंट्री पे ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए। मतलब अभी आप मिडिल ईस्ट में वॉर वगैरह बहुत कुछ देख रहे हो, बट हम वहां पे जब भी सुनते हैं कि ट्रूप्स भेज देंगे या ट्रूप्स भेज रहे, बट नहीं भेज रहे हैं, जबकि इंटेंशन यही है कि इसे किसी तरीके से कैप्चर करो, या जो भी इंटेंशन है हमारा वो फुलफिल करना है हमें। एंड उसको फुलफिल करने का एक तरीका है कि एयर से कुछ नहीं हो रहा तो ग्राउंड इन्वेजन करके कर सकते हैं, बट स्टिल नहीं भेजा जा रहा है। रीजन के ह्यूमन का लॉसेस होगा, इसीलिए ये चीज किया जा रहा है। अब आप इमेजिन करो कि आपको इसके लिए ह्यूमन नहीं चाहिए, आपके पास एक रोबोट्स की आर्मी है, जैसे हमने बहुत पहले देखा था रोबोट जो मूवी आया था, रजनीकांत का जो मूवी आया था, है ना, रोबोट्स। तो उसमें हमने देखा था एक रोबोट का आर्मी है एंड दे आर लाइक फाइटिंग, और इस तरीके से आप अब उसको इस तरीके से सोचो कि अभी हो सकता है अगर वो, तो आपको क्या लगता है वो इन्वेड करने में टाइम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। किसका जान जाएगा? किसी का नहीं, रोबोट्स का। ठीक है, हम बना लेंगे वापस से उसे।
तो अल्टीमेट जो एजीआई डेवलप करने का जो खतरा है वो ये नहीं है कि आपके जॉब को रिप्लेस कर देंगे या वो कर देंगे। अल्टीमेट थ्रेट यहाँ पे ग्लोबल थ्रेट है और ग्लोबल पावर के लिए पूरी की पूरी रेस हो रही है। तो हमने जो पॉडकास्ट की शुरुआत की थी कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो क्यों और सीईओज क्यों इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमें रोकना चाहिए। दिस इज द कोर रीजन, ना कि जॉब रिप्लेस हो जाएगा वो। अब ये अगर दुनिया इस तरह से बदल रही है सकलेन भाई, तो मेरे को ये लगता है कि जो भी ये कंपनीज ये एआई वॉर में लगे हुए हैं, इन सब का भी कहीं ना कहीं एक चीज़ पे डिपेंडेंस आएगा और वो आएगा एनर्जी पे। क्योंकि सारे एआई मॉडल्स, सारी की सारी कंप्यूट अल्टीमेटली बिजली से चलेगी, एनर्जी से चलेगी। तो ये वॉर मुझे लगता है कि कहीं ना, अगेन ये हो सकता है थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, मैं जब अपने वर्ल्ड व्यू में चीज़ें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से बहुत सारी कंपनीज अब डायसन स्फीयर की बात करती हैं, या इलॉन मस्क ने जैसे रिसेंटली डायसन स्फीयर की बात करी है, सन एक ही है, तारा एक ही है हमारा। जिसने भी उसकी एनर्जी हार्नेस करना सीख लिया और जिसने उसकी एनर्जी पे कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, जिस भी कंपनी ने, वो कंपनी अल्टीमेटली ये डिसाइड करेगी कि अनलिमिटेड पावर कौन सी कंपनीज को मिलेगी, और जिसको अनलिमिटेड पावर मिलेगी वो अनलिमिटेड कंप्यूट यूज कर पाएगा और वो अनलिमिटेड डेटा ट्रेन करके एआई के रेस में बहुत आगे बढ़ पाएगा। तो शायद ये पूरा एआई डोमिनेंस का वॉर जो है ये स्पेस में जाने वाला है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट मैं जब चीज़ों को जोड़ करके देखता हूँ कि क्यों अचानक से एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, या सन को हार्नेस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। सो ये अगर हम देखें, इलॉन मस्क नेक्स्ट फ्रंटियर प्रपोजेस एआई सैटेलाइट नेटवर्क टू कंट्रोल सनलाइट एंड कूल द प्लैनेट। एंड उसमें नीचे अगर हम देखें, एट द हार्ट ऑफ मस्क्स कॉन्सेप्ट लाइज अ फेमिलियर ड्रीम फ्रॉम एस्ट्रोफिजिक्स, द डायसन स्फीयर। एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो पूरी की पूरी पावर या आउटपुट जो है स्टार का, उसको यूटिलाइज या हार्नेस कर सकता है। यानी कि ये अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स जो हमारा खुद का सन है, जो कि सिर्फ एक है, उसके चारों तरफ अगर किसी ने जो है एनर्जी कैप्चर करने के लिए डिवाइसेस लगा दिए जो एनर्जी कैप्चर करके अर्थ को भेज पा रहा है एज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये अनलिमिटेड पावर सप्लाई हो सकता है। ये वो पॉइंट है हमारे सिविलाइजेशन में जिसमें लेवल 1 सिविलाइजेशन को लेवल 2 सिविलाइजेशन में कन्वर्जेंस मिलता है, जब वो अपने खुद के तारे की एनर्जी जो है वो हार्नेस करने की कैपेबिलिटी पा लेती है। ये उतना बड़ा सिविलाइजेशनल इवेंट है जो आज, अगर मैं उसको ये जो इस धरती पे हो रहा है जो कि एआई से रिलेटेड है, उससे जोड़ करके देखता हूँ तो मुझे एक कनेक्शन दिखता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सकलेन भाई, जिस तरीके से दुनिया बदलेगी शायद। लेकिन इस सब में मैं एज इंडिविजुअल क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जिस तरीके से अभी एआई में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और स्पेशली मैं जो बोल रहा हूँ ग्लोबल पावर्स के पर्सपेक्टिव से, सो हम बात तो कर रहे हैं कि उसे रोकना चाहिए या उसे ये करना चाहिए, बट जहाँ तक हिस्ट्री को हम देखें, न्यूक्लियर बॉम्ब जब बना उसे देखें तो वो भी बनकर रहा है ना, जबकि पता था कि इसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा ये है, बट क्योंकि रेस था कि कौन पहले बना ले। अगर हमने नहीं बनाया तो किसी और ने बना देगा, और अगर उसने बनाया तो फिर हम में कंट्रोल करेगा। तो बेहतर है कि पहले हम बना लें। तो इसे आई डोंट थिंक रोका जा पाएगा, ये अचीव होगा। एंड अचीव होने के बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ कंट्रीज़ ने, 1-2 कंट्रीज़ ने उसे अचीव किया। एंड जैसे अभी आप देखोगे तो बहुत वर्ल्ड पे किए है कि अभी कोई नया न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता, ठीक है, क्यों? ताकि हमें वर्ल्ड पीस चाहिए, है ना। बट अगेन कुछ कंट्रीज ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड है, दैट्स वाई ये बात बोल पा रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। वो सेम चीज़ अगर उस लेवल पे आई जाती है जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, अगेन अभी भी ये सब कुछ हमारा प्रोजेक्शन चल रहा है ना, एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचे नहीं हम, लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर। अगर वहाँ जाती है, वो सिचुएशन आता है, एंड देन फिर जाकर ये सब कुछ होगा कि कंट्रोल करना है। उससे पहले मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा लॉ बन जाए या कोई ऐसा कुछ बन जाए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं जो लॉ बना सकते हैं वही तो इन्वॉल्व है इसको ग्रो करने में अभी। कि किसी तरीके से मैं पहले वहां पहुंचूं, वंस आई रीच देयर देन लॉ बनाएंगे बाद में कि कैसे इसे रोकना है ताकि बाकी कंट्रीज ना पहुंचे। तो इस पे तो एक कॉमन पर्सन का, मेरा या आपका कोई कंट्रोल नहीं है। नाउ बैक टू द कॉमन पीपल, कि जो एआई में डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे सामने हो रहा है, जैसे चैट बॉट्स है, एजेंट्स वगैरह है, काम ऑटोमेट कर रहे हैं, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, जो कि हमारा दूसरा डायरेक्शन है, हाँ। इसमें कैसे आप
लाइक क्या कर सकते हो इसके ग्रोथ में? दो चीज, एक तो आप अब इस अप्रोच में जाओ कि आई हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस जो कि पहले मेरे पास नहीं था। बिल्कुल तो सही। अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम था कि मुझे ये चीज करना है, बट ड्यू टू रिसोर्सेस, आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास लोग नहीं थे, ड्यू टू रिसोर्सेस आप नहीं कर पा रहे थे कि भाई मेरे पास रिसोर्स नहीं है तो मैं उतना बड़ा काम कैसे करूं, तो अब वो आपके पास से हट गया है। नाउ यू हैव डिफरेंट एआई मॉडल्स जो कि वो काम कर सकता है। आप उसके बारे में सीखो, जानो, और आपका जो भी गोल्स है उसे अकम्प्लिश करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा, अगर आप जॉब कर रहे हो या कोई भी आप स्पेसिफिक करियर फील्ड में हो, तो आपको अब ये देखना होगा कि वहां पे एआई किस तरीके से मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो एक तो वो अभी एक कैटेगरी आएगा जो ऑलरेडी आ भी चुका है और नए नए आप देख भी रहे हो कि एक 18 साल के लड़के ने ये बना दिया, 20 साल के लड़के ने ये कर दिया। अब आप सोचो, उतनी बड़ी चीज को पहले करने के लिए बड़े बड़े टेक कंपनीज की जरूरत होती थी और रिसोर्सेस, फंडिंग की जरूरत होती थी, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि एक इंसान घर पे बैठ के ये चीज कर ले रहा है एआई का यूज करके। मैं अभी सिलिकॉन वैली में था कुछ टाइम पहले सकलेन भाई, उधर नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, 1% बिलियन डॉलर कंपनी। एग्जैक्टली ये फ्रेज यूज होता है। एक आदमी है, उसके बहुत सारे एआई एजेंट है, उसने कुछ ऐसा बना दिया जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी 9,000 करोड़ रुपए है। एक आदमी की कंपनी है वो, 1% बिलियन डॉलर कंपनी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये चीज आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले आप सोच कर लगते कि पागल हो गया, क्या क्या बात कर रहा है। हाँ, तो एक तो ये वो लोग हैं जो कि ड्रीमर्स हैं, वो इस वाले अप्रोच पे जाकर अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। आप देखोगे इन फ्यूचर ये बहुत कुछ होने वाला है इसमें। दूसरा, अगर आप उस लेवल पे खुद को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हो, तो जो चीज आप कर रहे हो पहले उसमें देख लो कि कहाँ कहाँ पे मैं एआई को ला सकता हूँ, ठीक है। आप अगर इस तरीके से चल रहे हो कि मेरे को जो पिछले 10 साल में मैंने सीखा है या जो मैंने कॉलेज लाइफ में सीखा था उसी से तो मुझे जॉब मिला है, तो बस मैं वो करते जाता हूँ, चुपचाप नहीं हो पाएगा, आपको हटा दिया जाएगा सिंपली। आप रिप्लेसेबल हो। अगर आप ये देखो कि वो काम क्या कहीं और किसी और तरीके से किया जा रहा है और अगर आपने वो तरीका सीख लिया, देन ऐसा हो सकता है कि 100 लोग आपके कंपनी में वो काम कर रहे हो और उसमें से हो सकता है 50 को निकाल दिया जाए और 50 को नहीं निकाला जाए, और उस 50 में जिसको नहीं निकाला गया है आप रहोगे, क्योंकि आपको वो मॉडर्न अप्रोच पता है उसको करने का, एंड कंपनीज को भी मॉडर्न अप्रोच वाले लोग चाहिए। तो ये दो तरीका है, एक आप सीखो कि जो मैं कर रहा हूं उसमें कहां कहां पे इंप्लीमेंट कर सकता हूं मैं। सीखने का तरीका सिंपल, वो भी एआई ही आपको हेल्प करेगा। हाँ। जाओ आप जेमिनाई पे, चैट जीपीटी पे जाकर पूछो कि ये मेरा टास्क है, इसको और एफिशिएंटली करने के लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है टूल्स, एंड ऑब्वियसली आई विल गिव यू आंसर्स के दीज आर द टूल्स यू कैन यूज। एंड एक कैटेगरी मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक ड्रीम है कुछ बिल्ड करने का बड़ा, तो फिर उसको आप सिंगल पर्सन होकर भी बिल्ड कर सकते हो। ये दोनों अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुली हुई है। एंड थर्ड, कि आप जो एजीआई के बारे में बात हो रहा है, एएसआई के बारे में बात हो रहा है, वो एक ग्लोबल पावर वाली सिचुएशन है, उसमें एक कॉमन पर्सन मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है ये होकर रहेगा। तो मेरे को, मैं जेनेसिस निकालूं अगर इस पूरे कॉन्वर्सेशन का, एक ऑप्शन ये है कि मैं प्रिटेंड करूं जैसे कुछ नहीं हो रहा और आराम से बैठ जाऊं और मेरी किस्मत जहां मुझे ले जाएगी वहां ले जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये कि मैं पैनिक करूं, अरे इतना कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पैनिक भी नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत चीज़ें हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में या कंट्रोल में शायद ना हो, तो पैनिक करने से कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा है कि मैं अपने आप को बेस्ट पोजीशन करूं इस चैलेंज को टेक ऑन करके इसको जीतने के लिए, जिसमें मैं अकेले एक कंपनी बनाने के लिए आज सक्षम हूं। अगर मैं एआई सीख लेता हूं, अगर मैं सही से मार्केट गैप एनालाइज करके अपॉर्चुनिटी निकालता हूं, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर मैं एआई को यूज़ करके सॉल्व कर पा रहा हूं, तो मैं एक अच्छी खासी कंपनी बना सकता हूं और अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता हूं। इससे पहले कि ये लहर आए, मैं अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता हूं। एंड उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि अगर साइंटिस्ट भी स्केर्ड हैं, एआई थोड़ा रोग हो रहा है, जो हमने बात करी इस पूरे पॉडकास्ट में, और ये पूरा कर्व एक्सेलरेट हो रहा है, तो मैं इस मंडे को या अगले हफ्ते या कल सुबह उठ करके क्या अलग करूंगा इससे डील करने के लिए, उस लिस्ट में अगर एक भी चीज़ जुड़ जाती है, तो मेरे ख्याल से हमने जो ये पूरी कॉन्वर्सेशन करी है वो कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हम ये बोल पाएंगे कि इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन के बाद हम एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर पाए अपने ऑडियंस की लाइफ में। आई वुड से कि अप्रोच अब जो है हमारे पास वो ये बच गया है कि जो भी मैं काम कर रहा हूं
एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछना है, बहुत जनरल सी बात है, बट अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाए एक्चुअल में तो ये वर्क करेगा। वो ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी आपका टास्क है, इवन आपको भी फील हो रहा है कि मेरा टास्क तो ऐसा है जिससे एआई का क्या ही लेना देना, बट स्टिल क्या आप एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि जो मैं कर रहा हूं इसको एफिशिएंटली करने के लिए इज देयर एनी एआई टूल? ये सिंपल क्वेश्चन से आप अपने एआई के जर्नी को शुरू कर सकते हो। हम पैनिक होते हैं कि भाई हर रोज नए एआई टूल्स आ रहे हैं, कितना सीखूं मैं, है ना, ये लॉन्च कर दे रहा है तो वो 2.0 लॉन्च कर रहा है, ये 3.0 लॉन्च कर दे रहा है, मैं क्या क्या सीखूं, पीछे ना छूट जाऊं। एंड उसमें आंसर मैंने यही आपको दिया था कि आप ये मत देखो कितने सारे टूल्स आ रहे हैं, सबको सीखूं, क्या करूं, नहीं, आप जो काम कर रहे हो उसमें कौन से टूल्स का इस्तेमाल होगा ये पता कर लो। एंड पता करने के बाद आप उसको देखो कि कैसे मैं सीख सकता हूं, कैसे क्या कर सकता हूं, एंड यू आर जस्ट वन सर्च अवे। एक सर्च करोगे आप उस स्पेसिफिक टूल से रिलेटेड, कंटेंट्स भरी पड़ी आपको मिलेगी, उसे सीखो और इंप्लीमेंट करो, आपका वर्क भी एफिशिएंट है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो, अगर आप कहीं और वर्क कर रहे हो तो आप उन्हें एफिशिएंटली वर्क करके दे पा रहे हो, दोनों केस में विन विन सिचुएशन। तो दिस इज द वन थिंग आई वुड से कि अगर आप मंडे को नया कुछ ऐड करना चाहो, जस्ट आस्क वन क्वेश्चन के वट एवर आई एम डूइंग, is there any AI tools which can make it more efficient? If the answer is yes, simply learn that AI tools and you are done. और मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे बहुत समझदार शार्प लोग हैं जो वेट करते हैं एक रिसेशन का, एक डिप्रेशन का, एक ग्लोबल शिफ्ट का, एक डिसरप्शन का, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी टाइम फ्रेम में बनता है। अगर आपने अपने आप को ये सारी जानकारी के साथ इक्विप करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में उतार पाओगे और बहुत कुछ कर पाओगे लाइफ में इस चेंजिंग वेव के साथ, क्योंकि पुराने डोमिनेंट प्लेयर्स चेंज होंगे और मार्केट में जगह ज़रूर बनेगी। इस वीडियो को एक उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिसको ये सुनने की ज़रूरत है कि किस तरह से दुनिया चेंज हो रही है। वो आपका भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है। सकलेन भाई, हम एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। बहुत ही स्टेलर ओपनिंग एपिसोड दिया आपने स्टार्टिंग में ही, तो मैं उम्मीद करूंगा ऑडियंस को भी पसंद आया होगा। और इसके बाद 2-3 और टॉपिक्स जो हमारे प्लान्ड है वो हम आपके साथ करेंगे। और मेरे को बहुत मजा आया आज की कॉन्वर्सेशन में। मुझे भी बहुत मजा आया यार। ये पॉडकास्ट पर्सनली मेरे लिए भी बहुत ज्यादा लर्निंग वाला अप्रोच रहा है, तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कहूंगा। पॉडकास्ट का फॉर्मेट थोड़ा मजा आया, सीखने के लिए मिला। थैंक यू सकलेन भाई, आप जो है इस चीज़ के लिए हमें कॉल आउट कर रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि मेरी नज़र में आप खुद एक बहुत ही डेप्थ वाले क्रिएटर हो, तो coming from you it means a lot for us. Thank you.